नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। सीधे सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में उमर खालिद और दूसरे लोगों की जो जमानत का मामला है, लगातार कई बार टलता जा रहा है, तारीख पर तारीख आ रही है। आज उस पर एक बार फिर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। और इस पर ये सुनवाई इस बात पर होनी है कि 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और कुछ लोगों को, उनको ज़मानत क्यों नहीं मिल रही है, जबकि इसी मामले में इसी तरह के आरोपों पर दूसरे कई लोगों को ज़मानत मिल चुकी है। वो ऐसे लोग हैं जिनको ज़मानत मिली है। वो जब ये घटना हुई थी, दिल्ली के दंगे जब हुए थे, उस समय वो लोग दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन उमर खालिद दिल्ली में मौजूद नहीं थे। बावजूद इसके उनको ज़मानत मिलने में क्यों दिक्कतें आ रही हैं, इस पर दोनों पक्षों की ओर से लगातार दलीलें दी गई हैं। अब आज क्या कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पर सुनवाई शुरू हुई है और क्या कुछ चल रहा है। अमलेंदु जी हमारे साथी इस समय हमारे साथ में हैं। अमलेंदु जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। लगातार आप इसको फॉलो कर रहे हैं और अभी भी आप देख रहे हैं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ताज़ा ये बताएं। और चूंकि पिछले जो सुनवाई हुई थी उसमें भी आज की तारीख तय की गई थी, और जो दो और क्या कुछ अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अमलेंदु जी, उसको आप बताएं जरा। हाँ समीर जी, आज दिल्ली पुलिस की तरफ से SG तुषार मेहता जो हैं वो अपनी बहस कर रहे हैं और आज उनका ही दिन था। चूँकि पिछली तारीख पे उनकी बात नहीं हो पाई थी, समय पूरा हो गया था, तो आज दिल्ली पुलिस की तरफ से बहस होनी थी और 2:30 बजे का इसको समय मुकर्रर किया गया था जी। लेकिन आज सुबह जब इसको मेंशन किया गया तो जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि 2 बजे इसको हम सुनेंगे और फिर अब इसकी सुनवाई शुरू हो गई। और दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हैं उन्होंने अपनी बात रखना शुरू किया है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं के तर्कों को काटना शुरू किया है और अपनी बात, यानी सरकार का पक्ष, दिल्ली पुलिस का पक्ष को रख रहे हैं। और उनका कहना है कि सोशल मीडिया वगैरह पर एक नैरेटिव बनाया गया है, अगर हम इसे जोड़ दें तो यह कुछ हफ्तों में पूरा हो जाएगा। हर वकील ने 5, 7, 10 मिनट लिए हैं, हमें तथ्य दिखाने होंगे, नैरेटिव अलग हैं और तथ्य अलग हैं। ये SG तुषार मेहता का कहना है कि नैरेटिव अलग हैं और फैक्ट्स जो हैं वो अलग हैं। और उन्होंने बताया कि एक विरोध प्रदर्शन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए और सबसे पहले उस मिथक को तोड़ना होगा। यह कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, यह एक सुनियोजित, पूर्व नियोजित आंदोलन था। यह एकत्रित साक्ष्यों से सामने आएगा, यह स्वतः स्फूर्त नहीं था और यह राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला था। ये SG तुषार मेहता ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि भाषण दर भाषण, बयान दर बयान समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की गई। यह सिर्फ किसी कृत्य के खिलाफ आंदोलन नहीं था। शर्जील इमाम का कहना था कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि हर उस शहर में चक्का जाम हो जहां मुसलमान रहते हैं, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं। और उनका कहना है कि 30% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद शहर क्यों जल रहे थे। और वह आगे कहते थे कि देश के मुसलमानों को एकजुट होना होगा, इसे बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और ये कहा उन्होंने, SG तुषार मेहता ने, कि देशवासियों को सांप्रदायिक आधार पर बांटा जा रहा था। और उनका कहना है कि असली मकसद यही था कि दिल्ली को दूध या पानी ना मिले। यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था। और वह कहते हैं कि कोर्ट को उनकी नानी याद दिला देंगे। ये शर्जील इमाम की तरफ से जो कहा गया था उसको उन्होंने कोट किया SG तुषार मेहता ने। समीर जी बिल्कुल। तो ये यानी वो सीधे कह रहे हैं कि जो भाषण उनके थे वो भड़काऊ भाषण थे शर्जील इमाम के, और इसलिए उन पर ये केस UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जो जिन लोगों की बेल पर ये सुनवाई हो रही उसमें उमर खालिद हैं और इसके अलावा जो शर्जील इमाम हैं, और इन सब लोगों के खिलाफ दिल्ली दंगों के दौरान वहाँ पर उनको भड़काऊ भाषण देने के लिए या उसकी साजिश में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। तो ये सीधे जो दिल्ली पुलिस की ओर से वहाँ पर तुषार मेहता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। और किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो तमाम बातें उन्होंने कही थी ये भड़काऊ भाषण थे और इनकी वजह से दिल्ली दंगों को जो है एक तरीके से हवा उसको उकसाने का काम किया है। यही बात वो कह रहे हैं अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, यही कह रहे हैं कि इन्होंने दंगों को भड़काने का काम किया, उकसाने का काम किया है और ये असली षड्यंत्रकर्ता थे और ये कोई स्वतः स्फूर्त दंगे नहीं थे। उनका कहना ये है कि ये भड़काए गए और इसमें मुख्य भूमिका शर्जील इमाम की जो है वो अभी उनको बता रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मुकदमे में देरी जो है वो अभियुक्तों की वजह से हो रही है, वे सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये उनका तुषार मेहता का कहना है। और आरोप तय करने का विरोध करते हुए हर अभियुक्त ने 4-5 दिन तक बहस की। अब जहां तथ्यों के आधार पर बचाव करना वहां मुश्किल होता है, वहां मुकदमे में देरी करने और मामले के गुणदोष पर ध्यान न देकर मुझे जमानत देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और वो कहते हैं कि एक व्यवस्थित व्हाट्सएप ग्रुप था जिसे हमने रिकवर कर लिया है जी।
मेहता ने ये भी बताया माननीय शीर्ष अदालत को कि व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि कैसे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाना है, कैसे पैसे इकट्ठे किए जाने हैं। यह समाज और देश को बांटने का एक व्यवस्थित और समन्वित प्रयास था, यह सांप्रदायिक अधिकारों का मामला नहीं था। ये कहना है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का। जी, और ये इसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान, इनके खिलाफ दिल्ली दंगों को भड़काने और कॉन्स्पिरेसी करने, षड्यंत्र करने के आरोप हैं और यूएपीए के तहत इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, इनको ज़मानत नहीं मिल रही है। ये ज़मानत याचिका उनकी दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई और इस बेल की अपील की गई है, उसी पर यह सुनवाई हो रही है। पिछले बचाव पक्ष के तमाम वकीलों ने अपनी दलीलें दी थी पिछली सुनवाइयों के दौरान। उसके बाद आज अब ये तुषार मेहता, हालांकि तो अब तो जो दिल्ली पुलिस की ओर से भी दलीलें दी गई थी, आज इसकी शुरुआत की है दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, और वो बता रहे हैं अदालत के सामने ये तब बातें रख रहे हैं कि क्यों उनके खिलाफ ये मुकदमे दायर किए गए हैं और इस पर। लेकिन अमलेदु जी, एक अभी हालांकि अभी आगे और ये बहस अभी चलेगी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इतना लंबा समय हो गया, दिल्ली पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ आरोप पत्र नहीं दाखिल किया, या उसमें अभी तक जो उसकी एक क्या कहते हैं उसको कि सुनवाई शुरू होनी चाहिए थी, ट्रायल शुरू होना चाहिए था, अब तक वो नहीं हो पाया। तो क्या इन 5 साल में इतने बड़े वो केस हैं, उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि जो पिछली बचाव पक्ष की ओर से जो वकीलों ने दलीलें दी थी, उसमें साफ उन्होंने कहा था कि जो अपराध दिल्ली पुलिस बता भी रही है, उन अपराधों में इतनी सब मुश्किल से ज़्यादा 7 साल की सज़ा होती है और 5 साल से ज़्यादा की सज़ा ये लोग काट चुके हैं जेल में ही। तो जमानत मामला ये है कि इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है? हाँ, पहले तो समझिए ये भी मामला उठाया गया कि भाई यूएपीए लगाया गया है। हाँ। तो यूएपीए आतंकवाद विरोधी गतिविधियां जो हैं, जो आतंकवाद की गतिविधियां उनके लिए होता है, आतंकवाद विरोधी अधिनियम है। तो यहाँ आतंकवाद का एंगल कहाँ से आया, पहले तो ये उठाया गया। आतंकवाद की परिभाषा बताई गई कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है, तो आतंकवाद में ये नहीं आता है, पहले तो ये सवाल उठाया गया। और ये कहा गया कि अगर दिल्ली पुलिस के आरोप सच मान भी लिए जाएं तो भी ये यूएपीए का मसला नहीं बनता है। इसके बाद जो भी लगा है इसमें और जो भी आरोप लगाए गए हैं वो अगर सच मान लिए जाएं तो भी किसी तरीके से मतलब वो साबित नहीं होता कि यूएपीए है। और जितनी सजा अब तक ये काट चुके वो तो सजा आपको 7 साल है अधिकतम, और 5 साल से ज्यादा की आप अगर आपको बिना दोषी ठहराए जाते और सजा मिल जाती तब आपको 7 साल की, तब 7 साल की, और 5 साल से ज्यादा की सजा आप वैसे ही काट चुके हैं, ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, तो इसको लेकर जो सजा काट चुके हैं। तो ये उन्होंने कहा। अब इसको लेकर अब एएसजी राजू जो हैं वो आ गए हैं, उन्होंने तुषार मेहता से अपनी ले लिया है, स्थान ले लिया है उनका जगह, और उन्होंने कहा है कि मूलतः 3 भाग हैं, एक है समता, दूसरा है विलंब और तीसरा है गुण दोष। और कह रहे हैं एएसजी राजू की पहले में समता के आधार पर मामले को ध्वस्त कर दूं। वे सह अभियुक्तों के फैसले पर भरोसा कर रहे हैं, जिनमें से 2 महिलाएं थीं, नताशा नरवाल, देवांगला कलिता और आसिफ इकबाल तनहा। चूंकि ये बात आई थी कि भाई जो मौजूद थे वहाँ मौके पर, जो ग्रुप में मौजूद थे, उनको तो जमानत दे दी गई, लेकिन जो मौके पर उपस्थित भी नहीं थे और जो उस ग्रुप में भी नहीं थे उनको जमानत नहीं मिल रही है, ये बात कही गई थी। तो इसका वो कह रहे हैं कि समता के आधार पर पहले मैं विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि वो 2 महिलाएं थी, उनमें से जिन अभियुक्तों को सहाभियुक्त जो थे जिनको जमानत मिल गई, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, और दूसरे थे आसिफ इकबाल तनहा। तो इनको जमानत मिल गई, तो इसके आधार पर मैं पहले ध्वस्त करता हूँ, ये एएसजी तुषार मेहता कह रहे हैं। जी, तो एजी तुषार मेहता वहाँ पर, और ये जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ इस मामले को सुन रही है। और ये जिन लोगों का जो मुख्य रूप से उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान, इनको ज़मानत नहीं मिल रही, और यही दलील दी गई है बचाव पक्ष की ओर से कि इसी अपराध में उन लोगों को तो ज़मानत मिल गई जो दिल्ली दंगों के समय दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर ये कई लोग हैं जो मौजूद भी नहीं थे, फिर भी उनको उसी मामले में अब तक ज़मानत नहीं मिली और उसी पर ये सुनवाई हो रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से जो
वहाँ पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हुए हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे प्रदर्शन हुआ और उसकी वजह से ये सांप्रदायिक दंगे हुए। सबसे पहले यहाँ पर इनके जो इन लोगों के भाषण थे, शर्जील इमाम के भाषण थे और लोगों के भाषण, वो लगातार कई जगहों पर दिए गए और ये एक तरीके से समाज को बांटने वाला था, सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने वाला था। ये दलील दे रहे हैं जो तुषार मेहता है, एजी तुषार मेहता। लेकिन ये इन सारी दलीलों की काट पहले ही यहाँ पर पेश की जा चुकी है और क्यों इनको जमानत मिलनी चाहिए, ये दलीलें दी जा चुकी हैं बचाव पक्ष की ओर से पिछली सुनवाइयों में। अमलेदु जी। हाँ बिल्कुल, पिछली सुनवाइयों में सारी दलीलें दी जा चुकी हैं। अब ये उसी को काटने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पहले ही ये जो है वो पहले ही इसको काटा जा चुका है। एक तरीका का जो दिल्ली पुलिस तर्क दे रही है इसकी पहले ही काट याचिकाकर्ताओं की तरफ से दी जा चुकी है, लेकिन अब ये उनकी तरफ से आ रहा है। बहरहाल राजू जो कह रहे हैं कि फाइनल ऑर्डर जो था वो पास किया गया था 2 मई 2023 को जी, और बेल ऑर्डर्स जो थे वो प्रेसिडेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाने थे, ये उनका कहना है। और ये कहना है उनका कि जमानत देने के आदेश को इस अदालत ने चुनौती दी गई थी। शुरुआत में इस अदालत ने गुलफिशा फातिमा के लिए कहा था कि 18/6/21 का अंतरिम आदेश जो है उसे कहा था कि इसे मिसाल नहीं माना जा सकता और किसी अन्य पक्ष पर इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए ये स्पष्ट प्रतिबंध है। यानी वो गुलफिशा फातिमा के लिए कह रहे हैं कि भाई आपने जो 18/6/21 को अंतरिम आदेश दिया था उसमें आपने साफ कहा था कि इसको मिसाल नहीं माना जा सकता, ये स्पेशल आपने दिया था, तो इसलिए ये मामला समता के आधार पर बाकियों पर लागू नहीं होता है। ये तर्क है। मतलब ये कि जो चीज़ें जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि वही केस उसी तरह के मुकदमे दायर किए गए थे इनके उन लोगों के खिलाफ भी जिनको जमानत मिल चुकी है, तो उनका ये कहना है कि उसी आधार पर इनको भी जमानत मिल जाए, ये नहीं माना जा सकता। हाँ। ये दलील दे रहे हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कह रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना जो है समीर जी वो ये है कि जो जमानत का आदेश था वो 2 मई 2023 को पारित किया गया था जी, और जमानत के आदेशों को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना था, ये स्पष्ट है। यानी आप जिन लोगों को जमानत मिल गई है उनके आदेश के आधार पर आप जमानत नहीं मांग सकते, ये इनका तर्क है जी। तो उसी आधार पर जमानत नहीं मांग सकते। अब क्यों नहीं मांग सकते? चूंकि वही केस लगे हैं, यानी जो इसके पहले बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई थी और उन्हीं केसेस के आधार पर उनको ये यहाँ पर जमानत की मांग की गई है। और ये कहा गया है कि जब दिल्ली के दंगे हुए हैं उस समय वो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे। उनके जिन भाषणों का जिक्र किया जा रहा है जिसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए गए हैं वो 3 महीने पुराने उनके भाषण हैं, 2 महीने पुराने भाषण हैं, कहीं और दिए गए भाषण हैं, उसका उनसे कोई संबंध नहीं है। 3 महीने पहले का कि अगर कोई बात कही गई हो, अचानक वो दिल्ली दंगों की अगर वहाँ पर होते हैं उनको उस भाषणों से कैसे हवा मिल जाती है। और दूसरे उन भाषणों की क्लिप भी मुहैया कराई गई थी अमलेंदु जी पिछली सुनवाइयों में कि उसको खुद ही सुप्रीम कोर्ट में जजेस सुन सकते हैं कि क्या वो भाषण ऐसे हैं जिसके आधार पर कोई दंगा भड़काया जा सकता है, दंगे भड़काने की संभावना जताई जा सकती है। तो यही सारी दलीलें बचाव पक्ष की ओर से पहले दी जा चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ जस्टिस अरविंद कुमार ने बहुत व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा जी कि कृपया एक और पैरा पढ़ें। आप जिस की बात कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें एक और पैरा है, उसे पढ़िए कि आवेदक सह अभियुक्त है। यदि सह अभियुक्त समता के आधार पर दलील देने का अधिकार है तो यह उसे देना है और न्यायालय को इस पर विचार करना है जी। हम दोहराव की कीमत पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि 18/6/2021 के अंतरिम आदेश का उद्देश्य यह था कि जमानत मामले में वैधानिक व्याख्याओं के संबंध में स्पष्ट कानूनी स्थिति का उपयोग सह अभियुक्त या किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य मामले की कार्रवाई में नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात तथ्यों के आधार पर यह हो सकता है, जिस पर राजू कह रहे हैं, लेकिन कानून के आधार पर यह नहीं किया जा सकता। राजू की अपनी ये दलील है, एएसजी राजू की जी। तो ये एसबी राजू की दलीलें हैं कि किस तरीके से वहाँ पर वो पूरा एक क्रोनोलॉजी भी बता रहे हैं कि कैसे फाइनल ऑर्डर पास किया गया था, उसको फिर जो बेल मिली थी उसको भी चैलेंज किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो केस उनके ऊपर लगे हुए हैं उन पर ये कहा जा रहा है, जो बचाव पक्ष के वकील हैं और काफ़ी बड़े वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन पर इतनी सज़ा नहीं हो सकती, अधिकतम अगर वो दोष साबित भी हो जाएं
तो उन्हें केवल 7 साल की सजा होगी, उससे ज़्यादा सजा नहीं होगी। इतना यानी अपराध की गंभीरता के आधार पर यह कहा जा रहा है कि वो केवल 7 साल की सजा वाले अपराध हैं, लेकिन जमानत नहीं मिल रही है और 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है यहाँ पर इन अभियुक्तों को जेल में रहते हुए, या वो सज़ा पहले ही काट चुके हैं। तो आखिर उस पर ज़मानत दी क्यों नहीं जा रही, बड़ा सवाल यही है। और ज़मानत उस पर दी भी जा चुकी है दूसरे लोगों को, उन्हीं केसेस में वो भी उन पर भी आरोप थे, FIR दर्ज थी। तो ये अब यही कह रहे हैं जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं कि समानता के आधार पर उनको इन दोनों को में एक समानता नहीं देखी जा सकती है। क्यों अमलेंदु जी? उनका यही कहना है कि ये दोनों मामले अलग हैं, हाँ, एक जैसे नहीं है, हाँ, और इनको एक नजीर नहीं बनाया जा सकता कि अगर इस आधार पर दी गई है जमानत तो इनको भी मिल जाए। हाँ, ये शायद यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं ASG राजू, लेकिन जस्टिस अरविंद कुमार जो है वो ASG राजू के इस तरह से सहमत नहीं है जी, क्योंकि वो आदेश का ही दूसरा एक और पहला पढ़कर बताते हैं कि उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आवेदक सह अभियुक्त है, हाँ, यदि सह अभियुक्त समता के आधार पर दलील देने का अधिकार है तो यह उसे देना है और न्यायालय को इस पर विचार करना है जी। यानी अगर सह अभियुक्त जो है वो समता के आधार पर दलील देने का हकदार है, हाँ, और अगर वो ये दलील देता है तो अब न्यायालय को उस पर विचार करना होगा। फिर आगे भी उस आदेश में कहा गया है कि हम दोहराव की कीमत पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि 18/6/2021 के अंतरिम आदेश का उद्देश्य यह था कि जमानत के मामले में वैधानिक व्याख्याओं के संबंध में स्पष्ट कानूनी स्थिति का उपयोग सह अभियुक्त या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य मामले की कार्रवाई में नहीं किया जाना चाहिए। यानी किसी अन्य मामले में आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह था, इस केस में नहीं था कि सह अभियुक्त नहीं कर सकता है जी। यह है स्पष्ट करके उनका, अर्थात तथ्यों के आधार पर यह हो सकता है, हाँ, यानी तथ्यों के आधार पर सह अभियुक्त जो है वो इसका समता का उपयोग कर सकता है। ये जस्टिस अरविंद कुमार ने टिप्पणी की जी। बिल्कुल, राजू जो है उनका कहना यह है, हाँ, कि नहीं साहब, ये कानून के आधार पर नहीं हो सकता, कानून के आधार पर नहीं हो सकता है। तो खैर ये अपनी दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन एक इसमें अभी तो ये बहस चल ही रही है। एक बड़ा सवाल कई बार ये उठा, इस सुनवाई के दौरान भी उठा, कि जो एक मुहावरा कानूनी भाषा में पेश किया जाता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी अपनी टिप्पणियों में कहा है कि जमानत अधिकार होता है और जेल जो है वो अपवाद होता है। यानी जमानत उसको मिल जानी चाहिए और जांच एजेंसियों को जल्दी से जांच पूरी करके ट्रायल करना चाहिए, यानी उन पर कोर्ट में सुनवाई करनी चाहिए ताकि दोनों पक्षों की बातें सुनी जाए और जल्दी से सजा उस पर कोर्ट जो है ये तय करे कि इस पर सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इस मामले में भी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है और जमानत भी नहीं मिल रही है। ये बड़ा सवाल। हाँ, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जमानत भी नहीं हुई है, और उस पर जस्टिस कुमार ने पूछा, जब उन्होंने कहा कि ये कानून के आधार पर नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये मतलब राजू ने कहा जो कानून बनाया गया था वह अदालत द्वारा अनुमोदित नहीं था जी। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा, अरविंद कुमार ने, इसका मतलब यह है कि तथ्यों के आधार पर वह इसे साबित कर सकते हैं, यानी तथ्यों के आधार पर वो समता का दावा कर सकते हैं, लेकिन कानून के आधार पर नहीं, आप ये कहना चाहते हैं जी। इस पर ASG राजू ने कहा कि उन्हें जमानत कानून के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों की स्थिति के आधार पर दी गई थी। यह कानून की कोई सरल व्याख्या नहीं है। UAPA की धारा 43 की कठोर शर्तों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी उनका कहना यह है ASG राजू का कि जिन लोगों को देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दी गई थी जी, वो कानून के आधार पर नहीं दी गई थी बल्कि तथ्यों की स्थिति के आधार पर दी गई थी। इसलिए इस कानून की कोई सरल व्याख्या नहीं है और UAPA की धारा 43 की कठोर शर्तों को जो आदेश दिया गया था उनको जमानत का, उसमें इसको शामिल नहीं किया गया था, इसलिए ये बाकी लोगों पर लागू नहीं होता। ये ASG राजू का अपना तर्क है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जी। और ये यही चीज़ जब बचाव पक्ष के वकील अपनी दलील दे रहे थे अमलेंदु जी, तो उनका भी ये कहना था, वो अपनी तरफ से ये कह रहे थे कि जो इन अभियुक्तों के खिलाफ, यानी जो शर्जील इमाम है और उमर खालिद है और बाकी लोग हैं, इनके ऊपर जो UAPA की धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं कहीं से वो जस्टिफाइड नहीं है। और वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से जो अपराध है उनका, वो अपराध उस कैटेगरी का नहीं है कि उसको देशद्रोह के रूप में देखा जाए, उसको राष्ट्रद्रोह के रूप में देखा जाए, जैसा कि दिल्ली पुलिस का आरोप है कि ये सरकार बदलने का षड्यंत्र किया जा रहा था। तो ये सारी दलीलें पहले दी जा चुकी हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर फिर बात वहीं आती है कि आखिर जमानत मिलने में क्या दिक्कत है? क्या जमानत नहीं मिलेगी और बिना ट्रायल के ही इनको अनिश्चित काल के लिए जेल में रखा जाएगा?
फिर तो यही इसका मतलब निकाला जाए। जो विरोध कर रहे हैं जमानत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उसका मतलब तो फिर यही है कि आप इनको जेल में रखे रहिए, ट्रायल होता रहेगा, जब होता रहेगा, जब तक जांच होती रहेगी, ये बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये लोग इतने खतरनाक लोग हैं। जबकि दलील जो बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा था, जो इनकी तरफ से पेश हुए, इतना था कि इनमें से किसी का भी पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस अचानक उनको इतना बड़ा अपराधी कैसे बना दे रही है कि उनको जेल से बाहर आना ही नहीं चाहिए, चाहे उनकी सुनवाई, उनके ऊपर इल्ज़ाम अभी तक लगाए गए हों चाहे न लगाए गए हों। ये थोड़ा सा हैरान करने वाला मामला है। हाँ, बिल्कुल समीर जी, हैरान करने वाला मामला है। और इसमें उन्होंने दो और जजमेंट का हवाला देते हुए, खासतौर संजय गांधी का मामला था, उसका हवाला देते हुए एसजी राजू ने कहा कि अगर आरोप प्रथम दृष्टया सही है तो आप जमानत नहीं दे सकते। अगर धारा 43 की सख्तियां बरकरार रहती हैं तो जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा चूंकि वह जमानत रद्द करने के मामले में बैठी है, इसलिए उसके पास सीमित शक्तियां हैं। अगर उच्च न्यायालय ने धारा 43 की सही व्याख्या की होती तो अदालत जमानत नहीं देती। ये इनका अपना तर्क है। अब कहा कि दो फैसले जो कहते हैं कि जमानत याचिका पर सुनवाई और जमानत रद्द करने की सुनवाई दो अलग अलग क्षेत्राधिकार हैं, ये संजय गांधी मामले का हवाला देते हुए कहा उन्होंने। जी, तो ये दोनों पक्ष से अब दलीलें दी जा रही हैं। अब अभी बराबर बात, ये अभी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है एसवी राजू, वो अपनी बात रख रहे हैं और दोनों जजेस की पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। अब सवाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनको आज ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर एक तारीख मिल जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार कई बार तारीख मिलती जा रही है। अमलेंदु जी, हम लोग पिछले कई बार से ये लग रहा है कि हाँ, अब ये शायद इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जजमेंट आएगा उस पर ज़मानत को लेकर, लेकिन अभी दोनों तरफ की, यानी बचाव पक्ष की भी और अभियोजन पक्ष की भी सुनवाई और अपनी दलीलें ये पूरी नहीं हो पाई हैं। अब आज अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलों का सिलसिला चल रहा है और उन बता रहे हैं कि क्यों नहीं मिलनी चाहिए ज़मानत, और इसमें उनका तर्क ये है कि इसी मामले में भले ही पहले मिल गई हो, लेकिन वो स्थितियां अलग थी, कानूनी तौर पर उसको ना देखा जाए, ये वो लोग कहना चाह रहे हैं अमलेंदु जी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इसको कानूनी तौर पर तो ये सही है कि उस आधार पर इनको मिल जानी चाहिए, लेकिन आप उसको कानूनी तौर पर देखिए ही मत। बिल्कुल, उनका कहना यह है कि ये कानून के आधार पर नहीं है, चूंकि जो उस समय परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के आधार पर दिया था। दूसरा इनका कहना यह है कि चूंकि जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई थी, उसको सुनवाई करते हुए जो टिप्पणी की थी अदालत ने, इसलिए जमानत की सुनवाई जो जमानत याचिका है उसकी सुनवाई अलग क्षेत्राधिकार है, और जमानत खारिज करने की याचिका है उस पर सुनवाई करना अलग क्षेत्राधिकार है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो जमानत याचिका खारिज करने के मामले में आया था, यहाँ ये जमानत लेने आए हैं, तो इसलिए इनके मामले में ये लागू नहीं हो सकता। एक तर्क ये दे रहे हैं एसजी राजू समानता के आधार पर। जी, तो ये तर्क दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो मेरिट के आधार पर ये नहीं तय होता, वो मामला दूसरा था और ये मामला दूसरा है, परिस्थितियां अलग थीं, और जो कुछ उन पर जो इल्ज़ाम थे, उन पर जो आरोप थे, वो इस तरीके के थे कि उनको ज़मानत दे दी जाए, लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है, इसलिए इनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। और ज़मानत जो बचाव पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है कि इन लोगों के ऊपर जो तमाम धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं इतनी गंभीर नहीं हैं, या फिर उन पर अगर इनको सज़ा भी हो जाती है उनके आधार पर तो ये अधिकतम 7 साल की इनको सज़ा होती है, लेकिन ये 5 साल से ज़्यादा समय से जेल में ही बंद हैं। यानी जो उनको सज़ा मिलनी चाहिए दोषी सिद्ध होने पर, लगभग उतनी सज़ा ये अभी ही काट चुके हैं, जबकि यहाँ सुनवाई भी नहीं शुरू हुई है उस मामले में अभी उसकी कि वो आरोप इन पर लगाए जाएं और अदालत में वो सुनवाई शुरू हो, अभी ये प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई। बिल्कुल, अभी ये प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, अभी तो चार्जशीट ही दाखिल नहीं हुई है। जी, लगातार सप्लीमेंट की चार्जशीट आप भेजते जाते हो, चार्जशीट नहीं है, और इसीलिए ये कहा गया और कि आप इस तरीके से मामले को लटकाना चाहते हैं, आपने अभी तक जो है वो पूरी चार्जशीट दाखिल नहीं की है,
30,000 पन्नों से ज़्यादा की आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दाखिल कर चुके हैं। तो इसको लेकर भी सवाल उठे भाई आखिर आप अभी तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं कर पाए हैं। और आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में भी इस तरह की बात आई थी कि भाई 900 से ज़्यादा गवाह हैं तो उनका करने आपको गवाही दिलाने में ही जो है कई 100 साल लग जाएंगे। और यहाँ भी कई 100 गवाह हैं, बिल्कुल 751 तो FIR है। तो इसलिए इसको भी आपको निपटाने में कई हजार साल लग जाएंगे, तो तब तक क्या ये जेल में ही रहेंगे सब लोग। तो ये सवाल उठे थे, ये सवाल उठे थे। और ये जो आपने FIR की बात की अमलेंदु जी, तो उसमें जब बचाव पक्ष के लोग अपनी दलीलें दे रहे थे तो ये भी कहा कि 751 FIR में उमर खालिद का नाम केवल एक FIR में है और उमर खालिद उस समय दिल्ली में भी नहीं थे। उनके एक पुराने भाषण को आधार बनाकर इनको इस मामले में बंद किया गया है और 5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर आप अपनी जांच प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं करेंगे तब तक क्या वो जेल में बंद रहेंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है कि जेल वहां पर जमानत जो है वो नियम है और जेल अपवाद है। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें ASG राजू ने आगे कहा कि जब इस अदालत ने जमानत रद्द करने के फैसले के मानदंडों के कारण जमानत रद्द नहीं की तो उनका तर्क था कि उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी और सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द नहीं की। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि समानता अलग बात है और रद्दीकरण अलग बात है, इसे मिसाल नहीं मानना चाहिए। इस हद तक आप सही हैं, यानी यहाँ थोड़ा सा सहमत होते हुए नजर आए जस्टिस अरविंद कुमार ASG राजू की बात से। यहाँ तक आप ठीक हैं कि जमानत की समानता अलग है और इसको रद्दीकरण जो है उसका जमानत का जो कैंसिलेशन है वो एक अलग मसला है, तो इसलिए इसे मिसाल नहीं मानना चाहिए। यहाँ तक आप सही हैं, लेकिन आगे अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल। तो अभी आगे बात रख रहे हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू। उससे पहले जो ASG हैं तुषार मेहता वो अपनी बात रख रहे थे और बात ये रख रहे हैं कि क्यों इन लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, उसमें जो शर्जील इमाम है, उमर खालिद है और बाकी और लोग हैं, उनकी ज़मानत का ये विरोध कर रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के मामले में ये लोग 5 साल से ज़्यादा, लगभग 5.5 साल होने को है और जेल में बंद हैं। इनकी ज़मानत की अर्जी कोर्ट से लगातार खारिज हो रही है, हाई कोर्ट से भी खारिज हुई और अब उसकी सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। और मज़ेदार बात यह है कि अब तक इनमें जो जांच एजेंसी है दिल्ली पुलिस, वो चार्जशीट भी नहीं दाखिल कर पाई है। यानी क्या आरोप उसने लगाए हैं, इन लोगों ने क्या अपराध किया है दिल्ली पुलिस की निगाह में, उन अपराधों की सूची नहीं बना पाई है ताकि उसके आधार पर उसको चार्जशीट को दाखिल किया जाए कोर्ट में और उसके आधार पर कोर्ट में सुनवाई हो। और जब तक ये नहीं होता है तब तक आमतौर पर किसी भी मामले में जमानत दे दी जाती है, क्योंकि जब चार्जशीट दायर होगी तब सुनवाई होगी, उसके आधार पर, उसकी मेरिट के आधार पर अदालत तय करेगी कि ये गलत है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, दोषी है, और फिर उसको सज़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर उस मामले में इन लोगों को 5 साल से ज़्यादा समय से जेल में रखा गया है, जिसमें अधिकतम 7 साल की सज़ा है और अभी भी उनकी ज़मानत पर जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उसी पर सुनवाई हो रही है। दलीलें दे रहे हैं जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू। जी बिल्कुल, SV राजू जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और वो समानता के आधार पर इनको जमानत नहीं दी जा सकती, ये तर्क उनकी तरफ से लगातार आ रहा है और थोड़ा सा इससे साबित होते हुए, मतलब सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं जस्टिस अरविंद कुमार कि यहाँ समानता की बात जो है यहाँ पे आप इस हद तक सही हैं कि जमानत का जो कैंसिलेशन है वो अलग मसला है और जमानत देना अलग मसला है। तो इस मसले पर आप थोड़े से ठीक नजर आते हैं। लेकिन उससे पहले ही जस्टिस अरविंद कुमार बता चुके हैं कि जो आदेश था जून 2021 का, उसमें ये स्पष्ट था कि कानून के आधार पर नहीं लेकिन तथ्यों के आधार पर आप समानता की बात कर सकते हैं। इस मामले को आप किसी दूसरे मामले से नहीं जोड़ सकते। इस मामले में सह अभियुक्त का अधिकार है कि वो समानता की बात कर सकता है और अगर समानता की बात करता है तो सर्वोच्च न्यायालय को उस पर विचार करना होगा। ये उस आदेश में पहले ही दिया जा चुका है। जी बिल्कुल। और SV राजू कह रहे हैं कि जब इस अदालत ने जमानत रद्द करने के निर्णय के मानदंडों के कारण जमानत रद्द नहीं की तो उनका
तर्क था कि उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी और सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द नहीं की थी। ये एसबी राजू कह रहे हैं। तो इसमें अब ये पूरी चर्चा जारी है दोनों जज जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अंजारिया की बेंच के सामने कि जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए इन अभियुक्तों को जो दिल्ली दंगों के अभियुक्त हैं। 2020 का ये मामला है, दिल्ली में जब दंगे हुए थे और इनमें से कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया था उसमें, और दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। अभी तक दिल्ली पुलिस अपनी जांच में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। हाँ, और जी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। और एएसजी राजू जो है वो कह रहे थे कि मामले को मैं पढ़ा और कहा कि जमानत की अस्वीकृति जमानत का रद्द करना एक अलग मामला है, और जमानत को रद्द करने की तुलना में उसे अस्वीकार करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें लिए गए फैसले की समीक्षा शामिल होती है और केवल बाद की परिस्थितियों में ही ऐसा किया जा सकता है। दौलत राम मामले में भी यही फैसला है, जमानत रद्द करने के लिए ठोस कारण जरूरी है। तो जस्टिस कुमार ने कहा कि भाई आप ये प्रस्ताव क्यों रख रहे हैं? हाँ जी, कि उसके लिए जमानत रद्द करने के लिए ठोस कारण जरूरी है और जमानत देने के लिए ठोस कारण जरूरी नहीं है। एक तरीके से मतलब उनका कहना यह था। इस पर राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द नहीं की, वे समानता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने जमानत दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं की। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि समानता रद्द करने से अलग है। प्रस्ताव पर आप कहते हैं कि इसे मिसाल नहीं माना जाना चाहिए, कुछ हद तक आप सही हो सकते हैं जी, लेकिन तथ्यों समान एफआईआर आदि के आधार पर, इसलिए जो है ये समानता इन पर लागू हो सकती है। इस पर राजू ने कहा कि आसिफ इकबाल तन्हा जो है उनके फैसले का राजू ने कुछ जिक्र किया है और आगे वो क्या कहते हैं फिर हम बताते हैं। बिल्कुल, और एसपी राजू ये भी कह रहे हैं कि अगर अपनी जो दलील दे रहे हैं कि अगर आरोप प्रथम दृष्टया सही है तो आप जमानत नहीं दे सकते। अगर धारा 43 की सख्तियां बरकरार रहती हैं तो जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि चूंकि वो जमानत रद्द करने के मामले में बैठी है इसलिए उसके पास सीमित शक्तियां हैं। अगर उच्च न्यायालय ने धारा 43 की सही व्याख्या की होती तो अदालत जमानत नहीं देती। तो वो अपना ये दलीलें रख रहे हैं कि क्यों नहीं मिलनी चाहिए इन लोगों को जमानत। लेकिन एक जो जब बचाव पक्ष के वकील ये बहस कर रहे थे, अमलेंदु जी अपनी बातें रख रहे थे, उनका बार बार वो उस बात को वो ला रहे थे कि कैसे ये जांच एजेंसियां अभियुक्तों को लंबे समय तक और लगातार जेल में रखने की कोशिश करती, वो चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, और बहुत सारे जो मामले थे जो अभी आपने जिक्र किया अरविंद केजरीवाल का मामला, वो मामला भी उसी में शामिल है कि इनकी कोशिश होती है कि ट्रायल ना होने पाए उससे पहले कई सारे केस लगा दीजिए और कई जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट होती है वो लगा दीजिए ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जेल में ही रखना पड़े। और इन्हीं मामलों में इन्हीं जांच एजेंसियों की इसी कार्यशैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बार बार टिप्पणियां आई हैं कि जमानत अधिकार है और जेल जो है वो अपवाद है। हाँ बिल्कुल, ये जमानत जो है वो अधिकार है और जेल अपवाद है, ये टिप्पणियां आई हैं। और राजू ने कहा कि उनका कहना है कि जब तक मामला भारत की रक्षा से संबंधित ना हो यूएपीए लागू नहीं होगा। ये तर्क दिया गया था याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि इसमें आतंकवाद कहाँ से आ गया, हाँ। ये सब कहा गया था, इसलिए प्रतिबंध नहीं लगाया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 43D5 लागू नहीं होगी और इसलिए तो जस्टिस कुमार ने कहा कि उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया यह लागू नहीं होता, लेकिन आपका तर्क है कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। तो राजू ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का तर्क है कि चूंकि ये भारत की रक्षा से संबंधित है इसलिए प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जस्टिस कुमार ने कहा कि अगर यह एक ही प्राथमिकी पर आधारित है तो आप ये अंतर कैसे करेंगे कि किसी के मामले में लागू होगा और किसी के मामले में लागू नहीं होगा। एक ही तरह की एफआईआर है, एक ही एफआईआर है और उसमें इन लोगों के नाम है, उनमें से कुछ को आप जमानत दे रहे हैं और कुछ को नहीं दे रहे हैं। तो आखिर वहां पर क्यों नहीं वो इक्वेलिटी बिफोर लॉ क्यों नहीं लागू होगा? एक समान कानून, सबका कानून के लिए सब समान है, ये बात उस पर क्यों नहीं लागू होगी? तो ये सवाल है और ये महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर उसी आधार पर, उसी एफआईआर पर आप किसी दूसरे को जमानत दे रहे हैं और दूसरों को, कुछ लोगों को नहीं दे रहे हैं। और जबकि उसमें यह भी है कि जो मजबूत आधार है जमानत देने का वो इनका है, क्योंकि ये उस वक्त दंगों के समय दिल्ली में नहीं मौजूद थे। जिनको आप जमानत दे चुके हैं उनमें से कई हैं जो दिल्ली में मौजूद थे और जिस व्हाट्सएप ग्रुप के आधार पे आपने किया है उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो उसके एडमिन थे। हाँ जी हाँ। और ये लोग उसमें ग्रुप में भी नहीं थे, एडमिन भी नहीं थे, और एक जो था भी उस ग्रुप में उसने उसमें कोई टिप्पणी नहीं की।
तो ये किस तरीके से आप मतलब जो समझे जा सकते हैं उनको जमानत मिल जी। गई और जो नहीं है किसी भी तरीके से उनको जमानत नहीं दी जा रही है। इसी पर जस्टिस कुमार ने पूछा कि भाई आप इसको कैसे अलग कर सकते हैं अगर एक ही FIR के मामले। उन्होंने पूछा कि क्या ये एक ही FIR का मामला है? हाँ। उस पर ASG राजू ने कहा कि हाँ एक ही FIR का मामला है। तो उनका तो फिर आप कैसे भेद कर सकते हैं? हाँ, कि उसी FIR उसी के FIR तहत आप कुछ लोगों को आपने जमानत दे दी और कुछ का आप लगातार विरोध कर रहे हैं। तो खैर ये बहुत दलीलें बड़ी दिलचस्प हैं कि किस तरह से जमानत का विरोध हो रहा है, लेकिन जमानत के लिए आधार कितने मजबूत हैं ये दिया जा चुका है बचाव पक्ष के वकीलों की तरफ से। और जस्टिस जो ये खंडपीठ है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी उन दलीलों से काफ़ी कुछ सहमत दिखाई पड़ रही है। अमलेंदु जी, अगर हाँ। जो ये टिप्पणी है जस्टिस अरविंद कुमार की, उसको देखकर तो यही लग रहा है वो अगर पूछ रहे हैं सीधे तौर पर कि आप समानता की बात को खारिज कर रहे हैं, लेकिन एक ही FIR के तहत उनके भी नाम दर्ज है और इनके भी नाम दर्ज है, तो फिर यहाँ समानता का सिद्धांत क्यों नहीं लागू होगा? हाँ बिल्कुल, ये लेकिन इस पर ASG राजू जो हैं उनका अपना तर्क है। उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति पर धारा 4 और धारा 6 के तहत आरोप हैं जी। तो अदालत धारा 43D5 की शर्तों को पूरा होने तक जमानत नहीं दे सकती। जब हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 43D5 लागू नहीं होती तो उन्होंने तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर कहा कि चूंकि ये बचाव पक्ष से संबंधित नहीं है इसलिए लागू नहीं होगी। अब यहीं पे जो है ASG राजू फंसते जाते हैं और हाँ। सुप्रीम कोर्ट बाबा उनसे पूछता जाता है कि भाई एक ही आप कह रहे हैं, एक तो आप कह रहे हैं कि कानून के आधार पर नहीं तथ्यों के आधार पर थी, फिर यहाँ तथ्यों के आधार पर थी कानून के आधार पर नहीं थी, तो आप किस तरीके का बचाव कर रहे हैं, मतलब किस तरीके की दलीलें आ रही हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, खासतौर से ASG राजू की तरफ से, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सवाल कर चुका है। अब वो इसी में वो रक्षा की से संबंधित बात है और देश की रक्षा से सुरक्षा से संबंधित, अब वो उसको पूरा उसी तरफ जोड़ रहे हैं कि इनके भाषणों से क्या कुछ हो गया और यहां पर एक साजिश रची जा रही थी कि सरकार को गिराने की साजिश है। अब वो कितनी उसमें वो है, चूंकि जिन भाषणों का भी अमलेंदु जी जिक्र किया गया है, वो जब बचाव पक्ष की दलीलें दी जा रही थी तो उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ये पुराने भाषण है, तब उसकी कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। पुराने भाषण है। और दूसरा जो इनके बारे में था खासतौर से उमर खालिद के बारे में जी, वो तो दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर हाँ, अमरावती में भाषण दिया गया था, महीने भर पहले दिया गया था इस घटना से, और उसको लेकर जो है वो आपने इसको बना लिया, तो ये जो था वो कहा गया। तो अब ये देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला करता है। बहरहाल ASG राजू जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से अपनी दलीलें रख रहे हैं और उनका कहना ये है कि भाई इनको समानता के आधार पर जमानत जो है वो नहीं दी जा सकती और ये इन पर लागू नहीं होता है समानता का अधिकार जो है, ये उनका तर्क है ASG राजू का। जी बिल्कुल, ASG राजू ये बार बार कह रहे हैं कि इस पर समानता का तर्क नहीं, समानता की बात नहीं की जा सकती है, यानी ये नहीं कहा जा सकता है कि जिस आधार पर इनके साथ जो और लोग FIR में जिनके नाम थे उनको जमानत दी गई तो इनको क्यों नहीं दी जा रही है। हालांकि इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा उनसे कि क्या एक ही FIR में इन सभी लोगों के नाम थे, तो कहा, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ एक ही FIR में सभी के नाम थे। तो अब एक मजबूत तर्क ये है कि भाई जब एक ही FIR में एक ही तरह के आरोप, एक ही तरह की गलतियां, एक ही तरह से उनके ऊपर दोषारोपण किया गया है, तो उसमें कुछ को मिले और कुछ को ना मिले तो क्यों नहीं लागू होगा समानता का सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण बात है ये। हाँ बिल्कुल यही है कि समानता का अधिकार लागू क्यों नहीं होगा। और जब एक ही मामला है, एक ही FIR है, तो एक ही FIR में आप दो तरीके से कैसे जो है वो आप तर्क रख सकते हैं कि भाई एक को जमानत मिले और एक को जमानत नहीं मिले जी। ये जो है इसलिए समानता का अधिकार जो है इस पर मतलब ASG राजू जो हैं उनकी दलीलों से माननीय उच्चतम न्यायालय जो है वो सहमत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये हालांकि SB राजू अपना कोशिश कर रहे हैं कि कन्विंस कर लें जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संजारिया को, लेकिन कर शायद नहीं पा रहे हैं। वो कहा उन्होंने SB राजू ने कि दोनों मामले वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति UAPA के चैप्टर 4 और 6 के तहत आरोपी है तो अदालत धारा 43 के अनुपालन के बिना जमानत नहीं दे सकती। जब हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 43 लागू नहीं होती तो उन्होंने तथ्यों पर आधारित नहीं कहा,
उन्होंने यूएपीए के लागू होने की व्याख्या ये कहकर की कि ये भारत की रक्षा तक सीमित है। हाईकोर्ट ने वैधानिक व्याख्या की और कहा कि धारा 43D(5) लागू नहीं होती। उन्होंने तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर ऐसा कहा। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं कि कानून के आधार पर वो बात नहीं है, समानता नहीं लागू होगी, परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। तो क्या ये कहीं अपनी ही बातों में एक विरोधाभास नहीं दिखाई पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। और समीर जी देखिए कि इन लोगों की जमानत जो पहुंचे हैं, मीरान हैदर, गुलशिशा फातिमा, उमर खालिद, शर्जील इमाम, ये सब हाई कोर्ट ने इनकी जमानत रद्द की, उसके खिलाफ पहुंचे हैं जी। और यहाँ जो तर्क एएसजी राजू दे रहे हैं वो हाई कोर्ट ने जो जमानत दे दी उस पर उसकी रख रहे हैं, उसकी रख रहे हैं और उसमें कमियां बता रहे हैं कि उन्होंने जमानत दे दी, वो गलती थी। एक तरीके से ये भी कह रहे हैं कि उनको भी नहीं मिलनी चाहिए थी, उनको भी नहीं मिलनी चाहिए थी और उन्होंने गलत दिया, इसलिए समानता की बात कर रहे हैं। हाँ। तो ये समानता, अब सवाल ये कि आप यहाँ बचाव क्या कर रहे हैं एएसजी राजू साहब से, जी। ये सवाल है कि आप यहाँ तर्क क्या रख रहे हैं। हाँ। इनको जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये है। फिर आप कह रहे हैं कि उनको, भाई जब उसमें आदेश आ चुका सुप्रीम कोर्ट का, तो आप उसके आदेश को फिर ये क्यों बता रहे हैं कि साहब वहाँ उच्च न्यायालय ने ये गलती कर दी, वहाँ वो गलती कर दी? उस पर तो आ चुका ना फैसला। वो हाँ, उसका तो आ चुका। और कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय ने तथ्यों की जांच नहीं की। उनका कहना है कि तथ्यों की जांच की होती, वो उच्च न्यायालय के आदेश पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर जांच की होती तो उन लोगों को भी जमानत न मिलती। हाँ, बिल्कुल। और दिल्ली पुलिस अपना सालों साल तथ्य जुटाती रहती, सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाती रहती, लेकिन फाइनल चार्जशीट न लगाती और ये सारे के सारे लोग जेल में पड़े रहते। उनका सीधे कहना कि ये जो निकल गए जेल से, उनको भी नहीं निकलना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनका तर्क यही है कि जो लोग निकल गए वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कानून के आधार पर की होती तो फिर ये नहीं होता, ये उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि उच्च न्यायालय को तथ्यात्मक परिदृश्य पर विचार करना चाहिए था, सह अभियुक्तों को तथ्यों के आधार पर मामला बनाना चाहिए। यह व्याख्या इसलिए की गई है क्योंकि उच्च न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर मामला नहीं बनाया। अब इनका कहना यह कि कानून के आधार पर बनाया और तथ्यों के आधार पर नहीं बनाया। अब मतलब अपनी बात को खुद काटते हुए वही विरोधाभास खुद ही दिख रहा है आपकी बातों में। हाँ। उच्च न्यायालय की दूसरी गलती यह है कि एक बार जब आप धारा 43 को लागू नहीं मानते हैं तो आप धारा 437 या 439 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हैं। चूंकि उच्च न्यायालय ने धारा 43 को लागू नहीं माना है, इसलिए सामान्य आपराधिक कानून लागू होगा। यदि धारा 437 है तो यह आजीवन कारावास है, इसलिए आप जमानत नहीं दे सकते। एक तरफ आप कह रहे थे कि यूएपीए लागू होगा चूंकि वो आतंकवाद का नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित मामला है, और फिर आप खुद कह रहे हैं कि चूंकि उच्च न्यायालय ने धारा 43 को लागू नहीं माना है इसलिए सामान्य आपराधिक कानून लागू होगा। तो अगर सामान्य आपराधिक कानून लागू होगा तो वैसे ही वो जमानत के हकदार है। आपकी जो एफआईआर है वो यूएपीए के तहत है, आपने यूएपीए लगाया है और यूएपीए की वजह से जमानत नहीं मिल रही है। तो ये तो एक तरीके से कहा जाए कि ये मतलब बचाव पक्ष के वकील हैं कि ये सरकार के वकील हैं जी, क्योंकि जो तर्क दे रहे हैं उससे तो बचाव पक्ष की दलील जो है मजबूत हो रही है। हाँ बिल्कुल, वो मजबूत हो रही है। तो कि अब ये सीधे सीधे लग रहा है कि ये यहाँ पर इनकी जमानत का विरोध करने के बजाय ये हाई कोर्ट की कमियां बताने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जिन लोगों को जमानत दे दी वो भी गलत था, और उसकी आलोचना करने यानी उसकी कमियां, उसकी खामियां बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये हाजिर हुए हैं। अब देखते हैं कि इस पर क्या टिप्पणी आती है दोनों जजेस की। अमलेंदु जी, वो दिलचस्प होगी क्योंकि लगातार विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है एएसजी एसवी राजू के बयानों में जो दलीलें दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो दे रहे हैं उस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने इसको काटा भी इनकी बात को, और जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि लेकिन जो धारा 437(1) है उसका प्रावधान प्रथम याचिकाकर्ता को लाभ देता है जी, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वहां गलत जमानत जो दी गई है। ये जस्टिस अरविंद कुमार ने एएसजी राजू साहब से कहा है। तो ये जस्टिस उनका की जस्टिस अरविंद कुमार की ये टिप्पणी है, उनकी जो दलीलें हैं उस पर, और वो कई बार टिप्पणी कर रहे हैं। अब ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या जब दिल्ली हाईकोर्ट ने जो जमानत दी थी एक ही एफआईआर पर दी थी, तो एएसजी राजू कह रहे हैं कि हाँ एक ही एफआईआर पर दी थी, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि हाँ समानता का सिद्धांत लागू भी नहीं होता है, तो आखिर क्यों नहीं लागू होता है, ये पूछ रहे हैं जस्टिस अरविंद कुमार। अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि आखिर जो भी है ये यूएपीए के तहत है, और अगर यूएपीए के तहत था तो उनको क्यों मिल गई है जमानत, और अगर उनको मिली है तो समानता का सिद्धांत क्यों नहीं लागू होगा। अगर जमानत हाई कोर्ट ने गलती की है तो उस गलती का फायदा केवल कुछ लोगों को क्यों मिलेगा।
अमलेंदु जी, हाँ, बिल्कुल, अगर जो ये एएसजी राजू कह रहे हैं कि हाई कोर्ट की गलती से उन लोगों को जमानत मिल गई, तो उन लोगों को जमानत मिल गई तो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो नजीर होते हैं, उस आधार पर फिर इनको भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नज़ीर होते हैं। और जब ये कहा एएसजी राजू ने कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इसको नज़ीर नहीं माना जाएगा जी, तो इस पर याद दिलाया उनको जस्टिस अरविंद कुमार ने कि भाई वो ये तो ठीक है, ये कहा था कि इसको नज़ीर नहीं माना जाएगा, हाँ। लेकिन आप इसका आगे पढ़िए, अगला पहला जो है हाँ। उसमें ये कहा है कि अगर सह अभियुक्त तथ्यों के आधार पर इसमें समानता की बात करेगा तो ये नज़ीर माना जाएगा, लेकिन ये किसी दूसरे मुकदमे में नज़ीर नहीं माना जाएगा। तो ये चूंकि सह अभियुक्त है, इसी केस में है और एक ही एफआईआर है, तो इसलिए इनके ऊपर ये समानता का अधिकार लागू होता है और ये नज़ीर माना जा सकता है। ये जस्टिस अरविंद कुमार ने अपनी बात जो थी रखी थी। जी बिल्कुल, तो ये उनकी अपनी ये टिप्पणी है और ये टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखा रही है कि जो बचाव पक्ष की ओर से दलीलें दी गई थी उनसे सहमति है जस्टिस अरविंद कुमार की, और इन जो एएसजी एसवी राजू और तुषार मेहता अपीयर हो रहे हैं दिल्ली पुलिस की ओर से, इनकी दलीलों से उस तरीके से वो सहमत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सीधा सीधा अमलेंदु जी ये समझा जाए, हाँ, अभी जो टिप्पणी है जस्टिस अरविंद कुमार की उससे बिल्कुल ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है, लेकिन जो राजू है उनका कहना है कि धारा 437 के तहत आप किसी व्यक्ति को रिहा नहीं कर सकते जी। यह प्रतिबंध धारा सीआरपीसी की धारा 439 में नहीं है। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि धारा 437 का प्रावधान गुलफिशा फातिमा को लाभ पहुंचाता है और धारा 437 के प्रतिबंध इस प्रावधान से कमजोर हो जाता है। तो राजू ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा कि मैं धारा 439 के तहत शक्तियों का प्रयोग करूंगा, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत है। कृपया देखें, और मूल अदालत के पास धारा 439 के तहत शक्तियां नहीं है। अब ये शक्तियां बता रहे हैं कि हाईकोर्ट के पास क्या शक्तियां नहीं है, और हाईकोर्ट क्या गलत कर बैठा, और कर बैठा हाईकोर्ट गलत कर बैठा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया। बिल्कुल, अब हाई कोर्ट ने गलती की है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, लेकिन हाई कोर्ट की गलती से अगर एक व्यक्ति को जमानत मिली है तो उस आधार पर दूसरे व्यक्ति को जमानत लेने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल, ये न्यायिक प्रक्रिया है। हाँ, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो होते हैं वो नजीर होते हैं। एक फैसला अगर दे दिया गया तो उसी आधार पर दूसरा भी क्लेम कर सकता है कि इसी तरीके से हमने भी, मेरी गलती भी यही है इसलिए मुझे भी इसमें यही न्याय मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और यही कह रहे हैं जस्टिस अरविंद कुमार जो है कि भाई ठीक है, उसमें ये कहा गया था कि आप इसको नज़ीर नहीं मानेंगे, लेकिन नज़ीर दूसरे केस में आप नहीं मानेंगे। यानी कोई दूसरा केस आता है किसी और एफआईआर में तो उसमें ये नज़ीर नहीं बनेगा कि साहब इनको जमानत दे दी गई थी इस आधार पर। हाँ। इसी केस में अगर आता है सह अभियुक्त तो उसको जमानत मिलेगी, चूंकि ये तथ्यों के आधार पर दिया गया है, कानून के आधार पर नहीं दिया गया है। तो इसलिए अगर कानून के आधार पर कोई आएगा कि साहब आपने इसी कानून में, यूएपीए के कानून में आपने जो थी वो आसिफ इकबाल तन्हा को, नताशा नरवाल को और देवांगना कलिता को आपने जमानत दे दी थी, तो हमको भी दे दीजिए, इस पर नहीं बनेगा। जी हाँ, उस पर समानता के सिद्धांत नहीं लागू नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये तथ्यों के आधार पर आ रहा है, फैक्ट्स के आधार पर, कि इसी केस में हम सह अभियुक्त हैं, इसलिए जो है इनके ऊपर ये लागू होगा। और ये कहा जस्टिस अरविंद कुमार ने कि गुलफिशा फातिमा को इसका लाभ मिलता है। जी बिल्कुल, तो ये इनको लाभ मिलता है सीधे तौर पर, क्योंकि वही मामला है, वही एफआईआर है, वही इनके ऊपर भी आरोप है। ऐसे में अगर दूसरों को मिला है तो इनको भी ये मिलेगा, इस पर मिलना चाहिए। और यहाँ इसको एक नज़ीर के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ, दूसरे मामलों में ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, चूंकि यहाँ पे एक बारीक लाइन है कि कानून का आधार, कानून की बात की कही जा रही है कि कानून के आधार पर ये जमानत नहीं दी गई है। तो इसमें लेकिन यही मामला है, यही एफआईआर है, इसलिए इस पर ये बात लागू होगी, समानता की बात जो नज़ीर होगी। यानी हाई कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने जिस आधार पर किसी अन्य को दी है जमानत, उसी आधार पर एफआईआर में दर्ज दूसरे नाम वाले लोगों को भी जमानत मिलनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार की टिप्पणी है। हाँ, अब आगे क्या और दलील क्या रख रहे हैं हम? हाँ, इस पर जो राजू है, एएसजी राजू, वो कह रहे हैं कि यूएपीए मामले में हाईकोर्ट के पास धारा 439 के तहत अधिकार प्राप्त नहीं है और उन 3 लोगों को कानून की गलत व्याख्या करके गलत जमानत दी गई थी।
इसलिए ये अधिकार इन लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता। अब ये बड़ा अजीब सा तर्क समझ में आता है समीर जी कि भाई अगर गलत कानून की गलत व्याख्या करके गलत जमानत दी गई थी तो आप उसको रद्द कराने आए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द नहीं किया जी, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने कानून की गलत व्याख्या की थी उस गलत व्याख्या को सही मान लिया और दे दी उसने जमानत। अब आप जो फिर इस मामले में सुनेगा क्यों आ रहे, तो जो आप तर्क दे रहे हैं उस तर्क पे तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही आपको खारिज कर चुका जी, तो ये वही तर्क फिर यहाँ क्यों आ रहा है, अब ये समझ में नहीं आता। अच्छा, दूसरी बात ये भी अमलेंदु जी की हाई कोर्ट ने गलत तरीके से जमानत दी है, तो आपने हाई कोर्ट में क्यों नहीं विरोध किया? हाँ, हाई कोर्ट में विरोध जब वहां पर सुनवाई हो रही थी वहां भी आपको मौका मिला अपना पक्ष रखने का, और वहां पर जब हाई कोर्ट ने जमानत दी आप वहीं कह दिए होते कि आप गलत कर रहे हैं। हाँ, और ये नहीं है, कानून की किताबों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। या आप सुप्रीम कोर्ट आए थे तब आपको कहना चाहिए था भाई सुप्रीम कोर्ट में जमानत खारिज कराने के लिए आप आए, आपकी याचिका खारिज हुई, फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जमानत रहेगी, तब आपने ये तर्क क्यों नहीं दिया? और अगर आपने ये तर्क दिया था कि साहब हाई कोर्ट ने गलत कानून की व्याख्या की तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही आपकी इस बात को खारिज कर चुका। तो यहाँ ये इस तर्क का क्या मतलब है, ये मेरी समझ में कम से कम नहीं आया जी। अब बिल्कुल, और ये कह रहे हैं कि वहां पर गलत तरीके से गलत आधार पर जमानत दी गई है हाई कोर्ट में, उसको मिसाल के तौर पर नहीं लिया जा सकता है, और उनकी जमानत भी गलत है। लेकिन सवाल ये है कि उनकी जमानत अगर गलत है तो फिर आपने वहीं क्यों विरोध नहीं किया? उसके बाद आपने उनकी जमानत को चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। यानी हाई कोर्ट ने जिस आधार पर जमानत दी थी उसको सही ठहराया, तो अब उसी आधार पर अन्य लोगों को भी जमानत क्यों नहीं दी जाएगी? ये टिप्पणी है जस्टिस अरविंद कुमार की। यानी जो तथ्य दलील पेश कर रहे हैं जस्टिस एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दिल्ली पुलिस की ओर से जो अपीयर हुए हैं काउंसिल, उनकी बातों से सहमत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जस्टिस अरविंद कुमार। हाँ बिल्कुल, जस्टिस अरविंद कुमार इससे सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। और समीर जी, इस बीच हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि 1996 का मोदी नगर गाजियाबाद बम विस्फोट मामला जो था उससे संबंधित 51 पृष्ठों के विस्तृत फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में मोहम्मद इलियास की दोष सिद्धि जो थी उसको रद्द कर दिया है। ये एक बड़ी खबर इस समय आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। जो मोदी नगर गाजियाबाद बस का बम विस्फोट मामला था 1996 का, उसमें 51 पृष्ठों का विस्तृत फैसला दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उसमें जो मोहम्मद इलियास को दोषी ठहराया गया था उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये भी अभी एक सूचना आ रही है। जी बिल्कुल, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये सूचना है, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है वहाँ से जो आई है। और इधर सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और दिल्ली दंगों के तमाम अभियुक्तों के खिलाफ जमानत जो उनको जो गिरफ्तार हैं वो उस पर उनकी ज़मानत को लेकर बहस चल रही है, उन्हें ज़मानत मिले या ना मिले। और आपको बता दें कि ये पिछले करीब 5.5 साल से ये लोग जेल में बंद हैं। अलग अलग जो अदालतें हैं वहाँ पर इनकी ज़मानत की अर्जी खारिज हुई है। हालांकि उसी आधार पर उसी एफआईआर के तहत कई और लोग भी जेल में बंद थे, लेकिन उनको ज़मानत मिल गई थी। ये लोग अभी तक ज़मानत नहीं पा सके हैं, जेलों में ही बंद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अपनी दलीलें रख रहे हैं कि क्यों नहीं मिलनी चाहिए इनको ज़मानत। हालांकि अब तक जो समझ में आ रहा है वो ये कि जस्टिस अरविंद कुमार इनकी दलीलों से यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलों से बहुत सहमत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सहमत नज़र नहीं आ रहे हैं, और बल्कि वो ये एक तरीके से सवाल पे सवाल जो है वो एसजी राजू से पूछते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई एक ही एफआईआर में आप दो किस तरीके से अपना सकते हैं कि भाई इनमें 4 लोगों को जमानत दे दो, 4 को जमानत नहीं दो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये सवाल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं जस्टिस अरविंद कुमार, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एएसजी जो है उनसे सहमत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उन पर क्रॉस क्वेश्चंस किए जा रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से समीर जी इसको लेकर, और जो तर्क दिए जा रहे हैं एएसजी राजू की तरफ से वो मुझे जो लगता है कि एक पत्रकार होने के नाते और एक विश्लेषक होने के नाते कि ये तर्क जो हैं वो खरे नहीं उतरते। अच्छे तर्क जी बहुत मजबूत तर्क नहीं दे पा रहे हैं जमानत का विरोध करने के लिए। चूंकि जमानत के पक्ष में इतनी मजबूत दलीलें दी जा चुकी हैं कि यहाँ पर ये पक्ष इनका बड़ा कमजोर हो रहा है कि जमानत ना दी जाए। वैसे भी जो कई बार सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर चुका है कि जमानत तो किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, उसको ज्यादा समय
समय तक आप जेल में नहीं रख सकते जब तक कि उसके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध ना हो जाए। और अगर सिद्ध नहीं हुआ है, किसी को आपने गिरफ्तार किया है लेकिन उस पर जो जांच एजेंसी है साक्ष्य जुटाए, आरोप पत्र पेश करे और कोर्ट में उस पर मुकदमा चले, क्योंकि आप मुकदमा भी नहीं चला रहे हैं, आप उसके खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल भी नहीं कर रहे हैं और आप 5 साल से उसको जेल में रखे हुए हैं, ये कानून की फिलॉसफी है उसके विपरीत है ये। हाँ बिल्कुल, इस कानून का जो सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत है कानून का, उसके खिलाफ है। और जाहिर सी बात है कि भाई एक जब ये आदेश दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें अगर सह अभियुक्त आएगा तो उसको इस समानता के अधिकार पर जमानत मिल सकती है, लेकिन ये नज़ीर दूसरे किसी केस में नहीं बनेगा, ये स्पष्ट कर दिया गया था। तो ये जस्टिस अरविंद कुमार ने ये याद दिलाया ASG राजू साहब को कि भाई आपने वो आदेश पढ़ा कि उसमें था कि ये नज़ीर नहीं माना जाएगा, लेकिन उसको आगे भी पढ़ लीजिए, उसमें ये भी साफ कहा गया है कि यदि इसी मुकदमे में कोई सह अभियुक्त तो तथ्यों के आधार पर आता है तो उसको समानता का अधिकार होगा, लेकिन ये किसी दूसरे कानून, मतलब कानून के आधार पर अगर कोई जाता है किसी दूसरे मुकदमे में तो फिर नहीं होगा। यानी जो जमानत दी गई थी वो कानून के आधार पर नहीं दी गई थी, वो दी गई थी तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर। उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर इन लोगों को जमानत मिल सकती है। लेकिन इनका कहना यह था ASG राजू का कि साहब वहां तो कानून की व्याख्या ही गलत कर दी गई थी हाई कोर्ट में और फैक्ट्स सही नहीं रखे गए थे, ये भी उनका कहना है। तो दोनों ही बातें वो कहना चाहते हैं, जबकि इस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही SLP जो थी खारिज कर चुका है। और एक चीज़ और अमलेंदु जी, इसको ये भी थोड़ा सा समझने वाली बात है जो ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू रख रहे हैं कि जो मतलब धारा 437 है उसके तहत आप किसी व्यक्ति को रिहा नहीं कर सकते। ये प्रतिबंध CRPC की धारा 439 में नहीं है। लेकिन काउंटर किया फिर जस्टिस कुमार ने कि धारा 437 का प्रावधान गुलफिशा को लाभ पहुंचाता है। धारा 437 के तहत प्रतिबंध इस प्रावधान से कमजोर हो जाता है। तो ये उनकी दलील को एक तरीके से उन्होंने काउंटर किया है जस्टिस अरविंद कुमार ने, और ये कहा है कि ये इससे जो आप तर्क दे रहे हैं उसके आधार पर भी जो गुलफिशा हैं उनको ये फायदा ही मिलता है, यानी उनका पक्ष और मजबूत हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है। और आप देखिए कि अब वो अरविंद केजरीवाल का फैसला लेकर आ गए। राजू साहब जो है वो कह रहे हैं कि कृपया अरविंद केजरीवाल का फैसला देखें। पैरा 87, हम जानते हैं कि अनियमितताओं को बढ़ाने के लिए समता के सिद्धांत का सहारा नहीं लिया जा सकता। समानता का एक और पहलू है जो खालिद के मामले में विशिष्ट है। आप लगातार जमानत याचिकाएं दायर नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा उन्हीं तथ्यों के आधार पर नहीं कर सकते। भौतिक परिस्थितियों में बदलाव जरूरी है। आइए देखें कि जब खालिद की जमानत पर बहस हो रही थी तब समता का प्रश्न मौजूद था या नहीं। 15/6/21 के आदेश में समता का दावा किया गया और 18/6/21 के अंतरिम आदेश है जिसके अनुसार इस अदालत को मिसाल नहीं माना जाना चाहिए। अंतिम आदेश 2/5/23 को आया था जब उच्च न्यायालय ने 18/10/22 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह 15/6/21 के बाद की बात है। जब उच्च न्यायालय ने जमानत खारिज की तो उन्होंने पहले ही समता पर बहस कर ली होगी, जब उन्हें पता था कि सह अभियुक्तों को जमानत मिल गई है। भौतिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब उनकी पिछली जमानत याचिका खारिज हुई थी तब भी समता पर सवाल था। ये कह रहे हैं कि समता का सवाल तब भी मौजूद था जब उनकी पहली बार खारिज हुई थी और अभी भी मौजूद है। ये इनका कहना है ASG राजू का। जी, और इनकी एक और दलील अमलेंदु जी सामने हमारे है, और हालांकि आप जिक्र कर चुके हैं उसका, कि UAPA मामले में हाई कोर्ट के पास धारा 439 के तहत अधिकार नहीं है। उन 3 लोगों को कानून की गलत व्याख्या करके गलत जमानत दी गई थी, इसलिए इन लोगों पर यह अधिकार लागू नहीं किया जा सकता। अब ये तो बड़ी एक हास्यास्पद सी बात नहीं लगती है आपको कि आप कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी लेकिन वो गलत तरीके से उन्होंने तथ्यों की व्याख्या की थी, अब उसके आधार पर आप और किसी को मत दीजिए। अरे भाई, हाई कोर्ट ने गलती की थी तो हाई कोर्ट से कहिए अपनी गलती सुधारे। हाई कोर्ट तो उसका जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। अपनी ही बात को सुधारने का अधिकार भी उसके पास है। आप जाइए और कहिए कि, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि उसी आधार पर अब किसी और को जमानत नहीं दी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहते हो। फिर जो है वो कल्याण चंद्र सरकार बनाम जो एक मुकदमा है राजेश रंजन पप्पू यादव का, उस मामले को भी उन्होंने संदर्भित किया है। तो उसमें क्या वो तर्क रखते हैं आगे ये देखते हैं राजू साहब, आगे इसमें तर्क क्या रखते हैं। लेकिन जो वो तर्क दे रहे हैं उससे अभी तक तो सहमत होते हुए नजर नहीं आता है माननीय उच्चतम न्यायालय कि ये इनकी दलील सही है कि नहीं। हाँ, मतलब इनकी दलीलें किस तरीके से हैं, क्योंकि कई बार उस पर काउंटर कर रहे हैं और उन्हीं के तर्कों में उनको घेर दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और उसका फिर काउंटर का जवाब उनके पास
दिख नहीं रहा है अमलेंदु जी। फिर कि आप उसको, यानी ये चीजें तो तब होती हैं कि आप दलील लेकर आए हो और उस पे आपके पास 50 काउंटर पूछे जाए, फिर भी आप मजबूती से एक ही काउंटर पे आप बिल्कुल लुढ़क जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि जहां तक उमर खालिद के मामला है जी, इसमें समानता का सवाल है, तो परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है, यानी परिस्थितियां वैसी की वैसी ही हैं, तो इसलिए उमर खालिद को जमानत नहीं दी जा सकती। अब ये उमर खालिद के संबंध में एएसजी राजू ने टिप्पणी की है। तो कुल मिला के ये बार बार उसी पर एकदम चिपके हुए हैं कि हाई कोर्ट ने गलतियां की, जिन लोगों को जमानत दी गई वो भी गलत था, गलत तथ्यों का गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया और गलत तरीके से जमानत दे दी गई है, इसलिए इन लोगों को जमानत दे दी जाए। मुझे लगता है कि ये तर्क अपने आप में बहुत एक खोखला सा है, लचर है। और इसमें और जिस तरीके से जस्टिस कुमार उस पर बार बार काउंटर कर रहे हैं, उससे भी ये पता लग रहा है कि कितना इसमें दमखम है उनके इस लॉजिक में। हाँ बिल्कुल, ये समझ में आ रहा है कि मतलब दलीलें जो है एएसजी राजू साहब की वो तर्कों के आधार पर और कहिए कि कानून के आधार पर, दोनों ही आधार पर वो दलीलें मजबूत नहीं है, बहुत लचर दलीलें हैं। और जो दलीलें दे रहे हैं इसकी काट तो पहले ही याचिकाकर्ताओं के वकील जो हैं वो सब कर चुके हैं कि भाई किस तरीके से समानता का अधिकार बनता है, क्यों बनता है, ये सारी बातें कह चुके हैं। तो यहाँ सिर्फ सरकार चाहती है कि कोई जेल में रहे, तो ऐसा करके काम नहीं चल सकता है, ये समझ में आ रहा है समीर जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि भाई आप एक ही मामले में आप दो लोगों के लिए अलग अलग आधार तय नहीं कर सकते कि एक को जमानत दे दो, दूसरे को जमानत नहीं दो। जी बिल्कुल, ये नहीं हो सकता, ये तो उसका मौलिक अधिकार है और कि इसका आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। और दूसरे बचाव पक्ष की ओर से ये भी कहा, एक तो ये मजबूत तर्क यही है बिल्कुल कि उसी एफआईआर में इनके नाम है और उनके भी नाम है, उन्हें जमानत मिल जाती है 1 साल के भीतर ही, और यहाँ पर 5 साल से ज्यादा हो गए, इनको जमानत नहीं दी जा रही। और दूसरी बात, जो धाराएं इन पर लगाई भी गई हैं वो धाराएं इतनी कमजोर हैं कि उन पर अगर सजा भी हो जाती है तो उस पर 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं होनी है, और आप 5.5 साल बिना किसी ट्रायल के ही जेल में कटवा दिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद होगा अमलेंदु जी, इसी तरह के मामलों में जो कानून के विद्यार्थी होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, उनको ये पता होगा कि जो हमारे देश में ये PIL का सिस्टम आया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, ऐसे ही मामलों की वजह से आया है कि जेलों में बहुत से, मेरे ख्याल से ये 60 या 70 के दशक का मामला है, जब तमाम लोगों का, ऐसे लोगों के बारे में पता चला। एक कोई कैदी थे, वो किसी मामले में जेल में बंद थे, दिल्ली की तिहाड़ जेल में। उन्होंने देखा कि बिना ट्रायल के लोग यहाँ महीनों नहीं बल्कि सालों से बंद हैं। तो फिर उन्होंने ये आवाज़ उठाई और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश जाता है सारे राज्यों में कि वो अपने यहाँ की सूचनाएं दें कि बिना ट्रायल के कितने लोग आपके यहाँ जेलों में बंद हैं। और फिर इसी से फिर धीरे धीरे अमलेंदु जी PIL का सिलसिला चलता है। बाद में फिर जस्टिस PN भगवती थे, उन्होंने इसके बारे में और भी ज़्यादा काफ़ी डिटेल में बताया कि कोई पीड़ित व्यक्ति ही आकर अपने मौलिक अधिकारों की शिकायत नहीं कर सकता है, हनन की शिकायत, बल्कि किसी के बिहाफ पे कोई भी कर सकता है। हाँ, जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर जी हाँ, इन दो का जिसमें काफी था, उस पर यह तय किया गया कि अगर एक पोस्ट कार्ड पर भी अगर शिकायत आ जाएगी तो उसको भी PIL मान लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज किन्हीं अखबार की कटिंग या स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप किसी को बिना ट्रायल के जेल में रखना इतनी बड़ी बात होती जी बिल्कुल। और आज वो चीज, उसकी धज्जियां उड़ती हुई दिखाई पड़ रही है कि 5.5 साल हो गए, जांच एजेंसी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पा रही है, चार्जशीट नहीं पेश कर पा रही है, फिर भी उनको जेल में रखे हुए। और 1979 में ये मामला आया था समीर जी, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का मामला था, इसमें ये आया था। और इसमें वकील किपला हिंगोरानी जो थे, उन्होंने पटना की जेलों में बंद उन विचाराधीन कैदियों की दयनीय स्थिति पर विचार याचिका दायर की थी जिन्हें कानूनी मदद नहीं मिल पा रही थी। और इस याचिका ने अदालतों को सीधे तौर पर प्रभावित न होने वाले लोगों के लिए मामला सुनने की अनुमति देकर न्याय के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। और यह तक जोड़ दिया था कि जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति का परिवार का ही कोई व्यक्ति याचिका दायर करेगा, कोई भी व्यक्ति जिसका उससे कोई संबंध हो या नहीं हो वो भी आकर इस तरीके की याचिका दायर कर सकता है। तो इसीलिए PIL शुरू हुई। हालांकि इसको भी लोगों ने एक तरीके से कहा जाए हथियार बना लिया, बड़ा दुरुपयोग हुआ, उसका भी अभी भी हो रहा है, अभी भी होता है। लेकिन ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है इस पर दंड भी लगाते हैं, काफी तगड़ा। लेकिन ये भी है कि इससे बहुत सारे लोगों को न्याय मिला और बहुत कई ऐसे मामले थे जिसमें एक PIL से
बड़ी संख्या में लोगों को न्याय मिला है। तो ऐसा ठीक है, हर चीज के अपने पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट होता ही है। अब आरटीआई कानून लाया गया, उसका भी बड़ा दुरुपयोग किया। लेकिन आप ये बताइए, जागरूकता बढ़ाने में कितना मददगार साबित हुआ वो आरटीआई कानून? वो हुआ 498A जो है दहेज एक्ट है, उसके बारे में कहा जाता है इसका बहुत दुरुपयोग होता है। लेकिन दुरुपयोग होता है, लेकिन समीर जी हम लोग अपने समय तक का वादा अच्छे तरीके से हम लोग याद है कि अखबार पढ़ते थे, तो शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जिस दिन खबर ये ना छपती हो कहीं ना कहीं कि साहब आज जो है जलाकर मार दी गई। बिल्कुल। और स्टोव ही फटा करता था हमेशा। खाना बनाते समय एक ही तरीके की मौजूद अपरेंजी हुआ करती थी। तो रोक लगी ना 498 की वजह से। तो ये कहना कि साहब कानून का दुरुपयोग हो रहा है, कानून का दुरुपयोग होना एक अलग मसला है। बिल्कुल। लेकिन उस कानून की वजह से कितना अपराध रुक रहा है ये भी एक मसला है। तो ये जो स्टेट की जो मोनोपोली थी एक तरीके से, जिसको जब चाहे तब तक आप रख सकते हैं अंदर बिना ट्रायल किए हुए, तो इस पर एक तरीके से इस पर रोक लगी थी। और ये इसीलिए आया था। जी बिल्कुल। जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर की खंडपीठ जो थी उसने ये फैसला हालांकि कई मामलों में बड़ा आलोचना भी हुई और जुडिशियल एक्टिविज्म की भी बात आई। और लेकिन आज कल ही अभी जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरी है। हाँ, ये ठीक है कि हर चीज की अपनी एक सीमा होती है, निश्चित तौर पर एक सीमा होती है। तो ये ऐसा इसकी चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण मामला है कि जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कितना संवेदनशील रहा है। सरकारें भी संवेदनशील रही हैं और कई पहले लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन लोगों के संज्ञान में ये सारी बातें आई, तब पता लगा लोगों को कि भाई बिना ट्रायल के आप किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। नहीं तो पहले तो था पुलिस गिरफ्तार कर ले गई, जब उसकी मर्जी होगी तब छोड़ेगी। लेकिन उसके बाद लोगों में ये जागरूकता भी आई, पता भी लगा और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कदम उठाए और ये स्थिति यहाँ तक पहुँची। लेकिन अगर आज भी इस तरीके से हो रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय है कि कैसे आप 5 साल से ज़्यादा हो गया और किसी को जेल में रखे हैं, उसी आधार पर दूसरे लोगों को आपने उसी मामले में 1 साल के बाद ही जो है ज़मानत दे दी। लेकिन यहाँ इतने लोगों को आपने अभी तक जमानत नहीं दी है। अब जो दलील भी दी जा रही है दिल्ली पुलिस की ओर से, यानी उसकी तरफ से पेश हुए हैं काउंसिल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जस्टिस एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू या फिर तुषार मेहता, उन दलीलों में भी उतना दमखम नहीं दिख रहा है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो टिप्पणियां हैं उनसे पता लग रहा है। हाँ बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट की लगातार टिप्पणियां आ रही हैं उनको बताया जा रहा है ASG राजू साहब को कि भाई आप जो मुकदमे के आप बता रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो उसके आगे भी आप कुछ पढ़ लीजिए कि उसी फैसले में क्या कहा गया है। तो ये जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं तो उससे मतलब एक तरह से कहा जाए बैकफुट पर नजर आ रहे हैं ASG राजू, और उनकी दलीलों में दम नहीं है। हालांकि पहले बहस की शुरुआत की थी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरुआत की जी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थोड़ी सी अपनी बात कहकर अलग हो गए और उसके बाद ASG राजू ने आकर कमान संभाल ली। अब ASG राजू जिस तरीके से आकर तर्क दे रहे हैं वो तो एक तरीके से कहा जाए कि दिल्ली पुलिस को फंसाने वाले ही तर्क हैं और वो तर्क कहीं ना कहीं जाकर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में ही जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ बैठकर हम लोग जो समझ सकते हैं समीर जी उसके जी बिल्कुल, इसमें वह दिखाई पड़ रहा है कि वो उन्हीं के पक्ष को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वो जो जमानत का विरोध करने के लिए जो दलीलें अपनी दे रहे हैं वो दलीलें उतनी मजबूत नहीं दिखाई पड़ रही हैं। और वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जो जमानत उसी FIR के आधार पर जो जमानत दूसरों को मिली है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत दी है, गलत तथ्यों की गलत व्याख्या की है और गलत तरीके से जमानत दी है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आप उस समय भी मौजूद थे, आपको वहाँ विरोध करना था, आपने उस जमानत को चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसको खारिज कर दिया और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया। फिर अब आप उसको क्यों उसकी चर्चा कर रहे हैं और यहाँ उसी आधार पर जमानत की मांग की जा रही है कि यहाँ इनको क्यों नहीं मिल रही है, जबकि ये इनके खिलाफ जो आरोप हैं उनके खिलाफ आरोपों से कमज़ोर है। आरोप जिनको जमानत मिली है, अगर इन्हीं आरोपों को देखा जाए तो इन आरोपों में वो कहीं ज़्यादा मजबूती से घिरे नज़र आ रहे थे, ये उतनी मजबूती से घिरे नहीं नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये उस समय वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये उस समय मौजूद नहीं थे और सबसे बड़ी बात जो है समीर जी ये है कि ये मौजूद नहीं थे और जो लोग मौजूद थे उनको जमानत मिल चुकी है। हाँ, तो जो मौजूद नहीं है आप उसका विरोध कर रहे हैं, जो मौजूद थे उसको जमानत मिल चुकी है। तो इसलिए अगर ये मान भी लिया जो कि तर्क दिया गया था याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि अगर इनके सारे आरोप सच मान भी लिए जाएं, एक बार को ये मानिए कि इनके आरोप सारे सही हैं,
तो भी तो जो मौके पर मौजूद थे उनको तो जमानत मिल गई, और हम मौके पर मौजूद नहीं है, हमारा उसमें कोई सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब भी आप हमारी जमानत का विरोध कर रहे हैं। तो ये बहुत मजबूत तर्क जो था वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिया गया था, और इस तर्क के जवाब में किसी भी तरीके से एएसजी राजू जो हैं वो अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। अभी तक तो ऐसा प्रतीत होता है समीर जी, बाकी आगे वो क्या दलीलें देते हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय उस पर क्या प्रतिक्रिया देता है ये थोड़ी देर में और स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, चूंकि अभी वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं, हालांकि बीच बीच में जो जस्टिस अरविंद कुमार है वो उस पर काउंटर क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो अभी उनकी दलीलें जारी हैं। लेकिन अब तक जिस तरह से उन्होंने दलीलें रखी, अरविंद केजरीवाल के मामले को भी वो लेकर आए, उन सारी चीज़ों से ये लग रहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है वो इससे कहीं भी से भी कन्विंस होती नहीं दिखाई पड़ रही है। यानी जो जमानत का विरोध कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं लग रहा है कि इनके विरोध का जो लॉजिक है, विरोध का जो तर्क है वो बड़ा मजबूत है। अब क्या जमानत देंगे सुप्रीम कोर्ट के ये 2 जजेस या नहीं देंगे, अभी पूरी तरह से जब सुनवाई हो जाएगी उसके बाद ही पता लगेगा और उसके बाद फैसला आएगा। लेकिन अभी लगातार ये दलीलें दी जा रही हैं कि क्यों इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल समीर जी, अभी तो मतलब एएसजी राजू जो है उनकी तरफ से लगातार यही दलीलें दी जा रही हैं कि भाई इनको ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए, और जो वो तर्क दे रहे हैं तो उन तर्कों को देखा जा सकता है कि वो तर्क जो है किसी भी तरीके से मतलब सक्सेस होते हुए नजर नहीं आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही उस पर सवाल उठा रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों को तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो इस पर जवाब देंगे तो उसका अपनी बात रखेंगे ही तर्क, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप जो तर्क दे रहे हैं ये तर्क गले से नहीं उतरते हैं। हालांकि आप इस बात पे ठीक हैं कि भाई जमानत की याचिका के सुनवाई करते समय अधिकार क्षेत्र दूसरा है और जमानत रद्द करने की सुनवाई करते समय दूसरा है, वहां समानता की बात नहीं हो सकती। लेकिन इसी केस में, एक ही केस में अगर परिस्थितियां एक ही हैं और कानून के आधार पर नहीं है तो फिर ये समानता का अधिकार लागू होगा। तो इसलिए समानता का अधिकार मतलब इस केस में बाकी लोगों पर लागू होता है, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। बाकी जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर इस आधार पर दूसरे लोगों को जमानत मिली है तो इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ समानता की बात हो रही है और ये बिल्कुल वही आधार है जिस आधार पर अन्य लोगों को मिला है। और इस पर एसबी राजू एक चीज और भी कहते हैं कि उमर खालिद के मामले में ये परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है, यानी उनका ये कहना है कि वो तो बिल्कुल जमानत पाने के हकदार नहीं है। ये हाँ, खासतौर से उन्होंने उमर खालिद का जिक्र किया है, नाम लेकर जिक्र किया है कि मतलब जो उमर खालिद के मामले में परिस्थितियां हैं वो तो किसी हाल में नहीं बदली है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और वो ट्रायल कोर्ट का एक आदेश पढ़ते हुए राजू जो है वो अपना तर्क समीर जी रख रहे हैं, और उनका कहना है राजू का कि अदालत के सामने मौजूद सामग्री के आधार पर आरोप तय किया जा सकते हैं, लेकिन वे मुकदमों में देरी करना चाहते थे। यानी मुकदमे की देरी के आधार पर जो आए हैं याचिकाकर्ता, अब ये इनका कहना है कि ये मुकदमों में देरी मतलब सुनवाई में देरी करना चाहते थे। भाई क्यों देरी करना चाहेगा, क्यों जेल में पड़ा रहना चाहेगा कोई, मतलब सामान्य सा तर्क जो है वो ये है। और वो कह रहे हैं कि भाई आरोपों में संशोधन के लिए कभी भी आवेदन कर सकते थे, निचली अदालत ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है क्योंकि अभियुक्त कार्रवाई में देरी कर रहे हैं। राजू जो है फिर निचली अदालत का आदेश पढ़ना जारी रखते हैं, निचली अदालत का आदेश है उसे पढ़ रहे हैं। हाँ, उसको मतलब जो जमानत के विरोध में उनको दी गई थी और इनको नहीं दी गई थी, उस आदेश को वो पढ़ रहे हैं और उनके तर्कों को बता रहे हैं कि क्यों नहीं दिया गया था। इसका मतलब आपके पास अपने तर्क शायद कमजोर पड़ गए हैं, तो जो निचली अदालतों ने जिस आधार पर खारिज किया था उसका वो जिक्र कर रहे हैं। स्वाभाविक है, ये तो अब जजेस को भी पता होगा कि क्यों खारिज किया गया था, और वहां से जब खारिज किया गया है तभी लाकर यहाँ पर दायर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला आया है। लेकिन ये इस जमानत का जो विरोध कर रहे हैं, विरोध के पक्ष में जो तर्क दे रहे हैं, उन तर्कों से अभी तक सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसा साफ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझिए, सुप्रीम कोर्ट अभी बिल्कुल सहमत नजर नहीं आ रहा है। और फिर जब राजू ने कहा कि देरी के कारण बाद में जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन देरी का कारण उन्हें बताया गया है, तो जस्टिस कुमार ने कहा कि आपको बदली हुई परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। जबकि हमने बार बार कहा था कि, लेकिन स्पीच में तो वो बीच में कूद पड़े अपने राजू साहब और वो एक अन्य फैसले का हवाला देने लगे। तो इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि जिस फैसले में जमानत देने से इनकार किया गया था, आप उस फैसले का
हवाला दे रहे हैं और जिसने जमानत दी थी आप उस फैसले का हवाला नहीं दे रहे हैं। हाँ ये मतलब सवाल कर दिया। मतलब ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जिसमें जमानत खारिज की गई है उसका हवाला दे रहे हैं, उसका हवाला दे रहे हैं, और जिसमें जमानत दी गई है उसकी चर्चा नहीं कर रहे। उसमें तो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने बड़ी गलती करी। हाँ, उसमें उल्टी बात कर रहे हैं। और फिर राजू जो है वो निचली अदालत का फैसला जो है उसे पढ़ना जारी रखते हैं। 11/9/23 का है। देवांगना आदि ने आरोप पर बहस शुरू करने पर आपत्ति जताई। 18/9/23 को खालिद सैफी मीरान हैदर ने जांच पूरी ना होने के कारण आरोपों पर स्थगन की मांग की। आरोपों पर पूरी बहस हो सकती है लेकिन वे देरी करना चाहते थे। 6/1/24 को जिन आरोपियों को जमानत दी गई थी वे आरोपियों पर बहस जारी रखने की अनुमति नहीं दे रहे थे। 4/10/24 को उमर खालिद शर्जील ने आरोप पर सुनवाई शुरू करने में कठिनाई का हवाला देते हुए स्थगन की मांग की थी। ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई शुरू करने के लिए परेशानी दर्ज की क्योंकि वे तैयार नहीं थे। 24 नवंबर से 7 फरवरी 2 फरवरी निर्देशों के बावजूद आरोपी आरोप आदि पर बात करने के लिए आगे नहीं आए। 8/4/25 को एक अन्य आरोपी द्वारा स्थगन की मांग की गई। ये सारी बातें ये बता रहे हैं और ये शायद इसके जवाब में बता रहे हैं चूंकि उमर खालिद की बात करते समय कपिल सिब्बल ने बताया था कि किस तरीके से 50 से ज्यादा मामलों की सुनवाई के समय तो बेंच ही छुट्टी पर चली गई। हाँ, जब पूछा गया कि भाई इतना लंबा ये क्यों खींचा तो बड़ा वो जो ब्रेकअप है अमलेदु जी वो बड़ा मतलब दिलचस्प तो हम कह रहे हैं लेकिन बहुत वो शॉकिंग है कि कैसे एक मामले को जमानत के मामले को कितना खींचा गया या खिंचता चला गया। वो हम खींचा गया तो नहीं कहेंगे कि जानबूझकर किया गया लेकिन ये भी चिंतनीय है कि आखिर वो इतना लंबा कैसे खिंचता गया। जो आप बता रहे हैं कि 50 मामलों में तो कोर्ट बैठी ही नहीं। हाँ, कोर्ट में बैठी और क्या कोर्ट नहीं बैठी कि एक आध बार तो स्टेशनरी नहीं थी कुछ। हाँ, 1 दर्जन से ज्यादा बार ऐसा हुआ कि स्टेशनरी नहीं, इस पे नहीं हो पाई। बताइए, कागज पेंसिल नहीं है वहां पर। 26 बार जो अदालत के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए। जी, तो यानी ये हड़ताल पर चले गए तो कुल मिलाकर 122 या 119 बार जो है वो सुनवाई नहीं हो पाई। ये मतलब तारीख मिलने के बावजूद 126 बार जो है वो सुनवाई नहीं हो पाई। हाँ, इन वजहों से कि कभी कोर्ट नहीं बैठ रही है और कभी वहां पे कोर्ट में कागज पेंसिल नहीं है। और यहां भी सुप्रीम कोर्ट में भी समीर जी आप देखिए कि कब केस लगा हुआ है और कितनी तारीखें बदल चुकी जी। मतलब पहली तारीख पे ही पहले तो जस्टिस मनमोहन और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच थी। जस्टिस मनमोहन ने पहले खुद को अलग कर लिया, फिर अगली बार बेंच बैठी, वो सुनवाई नहीं कर पाई। फिर शुक्रवार का था कि सोमवार को सुनवाई करेंगे, सोमवार को सुनवाई हुई तो फिर कुछ और बात हो गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने समय मांग लिया हैं कि हम अभी नहीं कर पाएंगे कि अब फला दिन हम वकील साहब जो हैं शहर में मौजूद नहीं है। कोर्ट ने कह दिया, खुली कोर्ट में कह दिया कि 7 अक्टूबर को सुनेंगे। लिस्ट हुआ तो मालूम पड़ा वो 27 अक्टूबर को लिस्ट हो गया। तो यहाँ भी कई तारीखें लगने के बाद यहाँ तक आया। और अगर पिछली तारीख पर सख्त नहीं होता सुप्रीम कोर्ट तो आज भी नहीं हो पा आज भी नहीं हुआ था। एसजी राजू से अगर ये नहीं कहा जाता कि आप आइए चाहे मत आइए, आप अपने किसी सबऑर्डिनेट को भेजिए लेकिन इस पर सुनवाई होगी, आपको आना पड़ेगा, वरना आज भी नहीं होती। ये है परिस्थितियां। तो ये किस तरीके से ये लंबा खिंचता गया और 5 साल से ज्यादा, कितनी हैरान करने वाली बात है कि 5 साल से ज्यादा कोई व्यक्ति अगर जेल में है और उसके खिलाफ कोई यानी वो कोई दोषी नहीं ठहराया गया है, वो जेल में केवल इसलिए है क्योंकि उसकी जमानत पर या तो सुनवाई नहीं हो पा रही है या फिर उसकी जमानत की अर्जी खारिज होती जा रही है। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई तारीखें लग चुकी हैं और आज फिर सुनवाई हो रही है। जो दलीलें दी जा रही हैं दिल्ली पुलिस, अब फिर अमलेदु जी जो समय लिया था, किस तैयारी के लिए इन्होंने लिया था? अभी तक आपके पास उसको अपराधी बताने के सबूत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, हालांकि वो सबूत माने अदालत या ना माने हो तो बाद की बात है। अभी आप ही नहीं उसको तय कर पा रहे हैं कि यह अपराधी आपकी निगाह में है कि नहीं है, क्योंकि जिस आधार पर आप अपराधी बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको अपराध को समझ में ही नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के। आपकी दलीलें ही नहीं समझ में आ रही हैं। बिल्कुल 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 ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आरोपियों को चेतावनी दी जाती है कि मामले में और देरी ना की जाए। उच्च न्यायालय के आदेश को पढ़ते हुए कह रहे हैं कि आरोप पर बहस के दौरान उन्होंने कई बार स्थगन लिया है। और राजू ने कहा कि मुकदमे में देरी जानबूझकर की जा रही है और इसके लिए पूरी तरीके से आरोपी जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदार जो है मतलब जो अभियोजन पक्ष है वो नहीं है, यानी दिल्ली पुलिस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये इनकी एएसजी राजू की अपनी दलील है कि ये अभियुक्त जो है ये खुद ही जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से क्यों ना दी जाए इनको जमानत।
वो जिन अदालतों से, लोअर कोर्ट से जो खारिज हुई है ज़मानत की अर्जी, उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं जिस आधार पर इसी मामले में कई अन्य लोगों को ज़मानत मिल चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट यही पूछ रहा है बार बार कि आखिर जिन लोगों को मिली है ज़मानत, क्या वो उनके नाम इन्हीं एफआईआर्स में थे? और इस मामले में 751 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अगर उसमें से उमर खालिद की बात की जाए, जिसका खास तौर पर विरोध कर रहे हैं एएसजी राजू, उसको उनका नाम केवल एक एफआईआर में है, बाकी और में एफआईआर में है ही नहीं। लेकिन कई जो दूसरे अभियुक्त हैं उनके कुछ अन्य एफआईआर्स में नाम है, पर उन्हीं नामों में से कई लोगों को ज़मानत मिल गई है। जब ये पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, तब फिर उन्होंने कहा हाँ, ये तो सभी लोगों के इन्हीं एफआईआर्स में नाम है। अब बार बार अपने बयानों में घिर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़मानत इनको नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे सहमत होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, कन्विंस होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये सहमत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और ये मतलब जो राजू साहब तर्क दे रहे हैं, ये तर्क किसी भी तरीके से मतलब सुप्रीम कोर्ट के गले नहीं उतर रहे हैं। और हालांकि वो अपने तर्क दिए चले जा रहे हैं, और एक ही मतलब उनकी बार बार वो लग रहा है कि उन्हीं चीजों को घुमाकर उसको और ज्यादा खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट आज भी उठ जाए और आज फिर एक तारीख मिल जाए अमलेंदु जी। जी कहीं यही तो उनकी कोशिश नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, ये कोशिश है कि किस तरीके से तारीख मिल जाए जी, ये उनकी कोशिश है। और ये किसी भी तरीके से मतलब वो चाहते हैं कि तारीख पे तारीख जो मतलब कहावत है, हाँ। तो वो तारीख पे तारीख जो है वो मिलती रहे और मामला आगे टल जाए। शायद ये हो सकता है एक रणनीति भी हो कि और उसके बाद कहने साहब अभी तो मेरी बहस ही पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तो समानता के आधार पर ही बहस कर रहे हैं, उन्हें बहस करनी है दो और तर्कों पे भी। हाँ। तो इसका मतलब समीर जी आज लगता है कि इनकी ये बहस पूरी नहीं हो पाएगी जी, इनकी दलीलें पूरी नहीं हो पाएगी। वो इस तरीके से उसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज का दिन उनके लिए कम पड़ जाएगा। बिल्कुल ये लग रहा है कि आज का दिन के लिए जो है वो कम पड़ जाएगा, ऐसा लगता है जी। बिल्कुल, और कह रहे हैं कि उसमें जो ट्रायल में जो डिले हुआ है वो इन लोगों की वजह से हुआ है, जो अक्यूज्ड है, इनकी गलतियों की वजह से हुआ है। अब उनकी क्या गलतियां हैं, उनके ऊपर आरोप आपने लगाए हैं, आरोप साबित आपकी एजेंसी को, आप ही को करना है, आप जिसके लिए आप यहाँ पर अपीयर हुए हैं, उसमें उनकी क्या गलती है? कोर्ट में जब सुनवाई हो रही है तो उसमें आप कोर्ट में किन्हीं कारणों से अगर टल रही है, उसमें उनकी क्या गलती है? तो ये अब उनको बता ज़रूर रहे हैं, लेकिन क्यों, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ये भी पूछेगा कि क्या उनकी इसमें गलती है। पर अभी तक जो लगातार दलीलें दे रहे हैं वो दलीलें बड़ी कमज़ोर किस्म की दिखाई पड़ रही हैं। और ये कमज़ोर हम इसलिए कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की उस पर टिप्पणियां हैं, काउंटर क्वेश्चंस हैं, उनसे ये साबित हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि इन दलीलों में कोई दमखम नहीं है। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में भी लग रहा है कि इनकी दलीलों में कोई दमखम नहीं है। और ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि जो दलीलें जो रखी जा रही हैं, जो दलीलें पेश की जा रही हैं, उन दलीलों में कोई भी दम नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि समय पूरा करना है उनको, हाँ, जी। तो समय पूरा एक तरीके से कर रहे हैं अपनी दलीलें रखते हुए, लेकिन मतलब तर्क जो है वो नज़र नहीं आते हैं। हाँ। और अब राजू साहब की दलीलें जो हैं वो आज पूरी हो चुकी हैं, और परसों, आज है 18 तारीख, परसों 20 नवंबर को इनके आर्गूमेंट्स फिर से होंगे और दिल्ली पुलिस को ही अपनी बात रखनी होगी। आज के मामले में इनकी तरफ से अपना पक्ष रखा जा चुका है एएसजी राजू की तरफ से, अब इनको अपना पक्ष रखना होगा बृहस्पतिवार को। तो यानी जो हो गए 2 दिन और बढ़ाने में कामयाब हो गए, और इनकी दलीलें बृहस्पतिवार को भी जारी रहेंगी, यानी परसों 20 तारीख को। अब 20 तारीख को क्या दलीलें देते हैं, यही चीज़ें फिर दोहराएंगे या फिर कुछ और करते हैं। लेकिन हमें लगता है अमलेंदु जी कि अब बहुत लंबा नहीं खींचेगा ये मामला, और सुप्रीम कोर्ट भी अब बहुत ज़्यादा इनको समय नहीं देगा, क्योंकि दलीलें जो दिखाई पड़ रही हैं वो बार बार वही दोहराती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हाँ बिल्कुल, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर लगता है कि बृहस्पतिवार को कोई ना कोई फैसला जरूर दे देगा। बिल्कुल कोई ना कोई फैसला दे देगा। और बृहस्पतिवार को अगर मान लीजिए अब और लंबा खिंचता है, कुछ होता है, हाँ। तो अलग बात है, वरना चूंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से तो पूरी हो चुकी है। हाँ। इनकी दलीलों पे कोई उनको आपत्ति करनी होगी, तो मुझे लगता है कि आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि इनकी तरफ से दलीलें कुछ आ नहीं रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट ही की तरफ से आ जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ही उनसे सवाल कर ले रहा है। चूंकि अभी तक जो पूरी जो बहस थी समीर जी, और जो
बात रखी है एएसजी राजू ने, वो पूरी इस बात पर केंद्रित कर दी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा भी कि भाई आप पूरी बहस इस पर कर रहे हैं कि जिसमें जमानत नहीं दी गई थी और जिसमें जमानत दी गई उसकी आप बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं भाई? तो ये पूछा गया, तो इसका जवाब कोई एएसजी राजू के पास नहीं था और उन्होंने अपनी बात आगे रखी, लेकिन इस बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि आप जो है इसके क्यों नहीं कर रहे हैं और दूसरी बात आप क्यों कर रहे हैं। और जिस मामले में जमानत दी गई है उसको कह रहे हैं कि बहुत गलत तरीके से दी गई, गलत तथ्यों को रखा गया और उन तथ्यों का गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया। यानी उसका भी विरोध कर रहे हैं, जबकि उसको उस फैसले को इसमें अभियोजन पक्ष चैलेंज कर चुका है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर चुका है। यानी कुल मिलाकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट का समय एक तरीके से जाया हो रहा है और उस मामले को यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है जिससे इसका कोई मतलब नहीं है। उस मामले का केवल इतना मतलब है कि आप उस आधार पर यहाँ जमानत की मांग हो रही है। यहाँ इनकी जमानत की अर्जी क्यों खारिज की गई लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उन दलीलों पर आपको समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है? वो तो सुप्रीम कोर्ट को पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट को पता ही है, तो सुप्रीम कोर्ट को आप क्यों बता रहे हैं कि साहब आपका ये आदेश था और आपका वो आदेश था? सुप्रीम कोर्ट को पता है उसका क्या आदेश था जी, है ना, और उसी जब सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है और तो आप उसकी एक कॉपी रख दीजिए, भाई आपका आदेश ये था जी। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई जहां बहस होनी चाहिए थी, जिस पक्ष को लेकर आना चाहिए था वो लेकर नहीं आ रहे हैं। हाँ। और जो आप लेकर आ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि जिस आधार पर इनको हाई कोर्ट ने जमानत दी है उसी पे इनको मिलनी चाहिए। ये समानता का सिद्धांत लागू होता है। और आप कह रहे हैं कि नहीं लागू होता है। अभी क्यों नहीं लागू होता है? तो अब खैर, अब ये सारी चीजें जो है उसको देखकर लग रहा है कि मामला खिंच तो रहा है अभी तक, लेकिन अब शायद और ज्यादा ना खींचे। अमलेंदु जी क्या कहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, अब लग तो ये रहा है कि समझिए कि अब किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचेगा जी। और वो एक शेर है कि या तो बाइज्जत बरी हो या मतलब कुछ फैसला हो। नदीम है शायर, उनका है, मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो फैसला हो। हाँ। या तो बाइज्जत बरी हो या सजा हो जी। तो कुछ तो हो, मतलब कुछ ना कुछ फैसला आएगा जरूर। अब वो क्या आता है ये माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसके तर्कों से सहमत होते हैं, याचिकाकर्ताओं के या एएसजी राजू जो दिल्ली पुलिस की तरफ से दलील रख रहे हैं और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी, उनके दलीलों से सहमत होता है सुप्रीम कोर्ट। ये जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा उसमें समीर जी मालूम पड़ेगा। और क्या फैसला आता है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अमलेंदु जी ये भी है कि ये फैसला कब आता है, क्योंकि इनकी जमानत पर 5.5 साल होने जा रहे हैं और अभी तक इनको जमानत नहीं मिल पा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है कि जमानत अधिकार है व्यक्ति का और जेल अपवाद है। अब ये इसको सुप्रीम कोर्ट, अब इस पर क्या होता है अब देखते हैं। गुरुवार को यानी परसों 20 तारीख को फिर से समय दिया गया है और अब जो अभियोजन पक्ष के तरफ से पेश हुए हैं वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू या फिर एसजी तुषार मेहता, ये लोग अपनी दलीलें रखेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों को सुनने के बाद क्या फैसला देता है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और जिस तरीके से आज जो अभियोजन पक्ष की दलीलें हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिक्रियाएं आई, जिस तरीके से उनसे सवाल पूछे गए, उसको देखते हुए लग रहा है कि इन दलीलों में बहुत ज़्यादा दमखम नहीं है। अब गुरुवार को एक बार फिर आपके सामने रहेंगे सुप्रीम कोर्ट से सीधे, आपको जो वहाँ पर लाइव दिखाएंगे, बताएंगे क्या कुछ हो रहा है और क्या नई दलीलें दी जा रही है या फिर आज वाली दलीलों को ही फिर दोहराया जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट की उस पर प्रतिक्रिया क्या होती है और क्या आपत्तियां होती हैं बचाव पक्ष की। गुरुवार को फिर हम लोग जब ये सुनवाई शुरू होगी तो आपके सामने होंगे और आपको पल पल की खबरें कोर्ट रूम से उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।